Good evening, everyone. Welcome to the 105th episode of Wednesdays for Waste Warriors. And today we have Ashish Adkar with us. He is talking about, or we are going to be asking him about a very important topic जो सब लोगों को पता है, उन्होंने सुना है, बट शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, विच इज़ कॉल्ड ई वेस्ट. सो व्हाट इज ई वेस्ट, वो कैसे हम बनाते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए, क्या उसको ड्रॉर में छुपा के रखना चाहिए फॉर अ गुड डे, या किसी को यूं ही दे देना चाहिए, उसकी क्या लाइफ है, क्या लाइफ साइकिल है, वो सब कुछ आज हम पूछेंगे और सिंपल तरीके से वो हमको बताएंगे, आपके सारे जो क्वेश्चंस जार्गन्स है वो सबका आंसर करते हुए. सो वेलकम आशीष, हैप्पी टू हैव यू ऑन वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन सीरीज जो हमने शुरू करी है February 2023 से, जस्ट टू सिंप्लीफाई द वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स एंड लोगों को ऐसे सब वेस्ट वॉरियर्स के साथ मिलाने की कोशिश है जो अपना काम बहुत अच्छा अपने जगह पे कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आके सवाल पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं. इट्स लाइक अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड ऑल्सो कि एक उनको वन ऑन वन मिल जाता है कि हम किससे किस एक्सपर्ट से सवाल पूछें, वो उनको पता नहीं रहता. तो आज इस मौके पे सब लोग पूछ सकेंगे. सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट. मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि um, ये ई वेस्ट के कचरे, ई कचरे के चक्कर में आप कैसे पड़ गए हैं? तो स्टोरी बड़ा है। मैं शॉर्ट और में आप बताता और हूँ। आप इसी में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए कि हु इज आशीष, व्हाट डज ही डू, व्हाई डज ही डू दिस. सो नाम तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। मेरा नाम आशीष अड़कर है। मैं पूना का ही रेसिडेंट हूँ। 40 ईयर्स से पूना में हूँ। 20 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विस में काम करता हूँ। तो जस्ट एक आपको एक ग्लिम्स के लिए कि मेरी पहली कंपनी जो थी, जो मैंने पहले स्टार्ट की, उसका नाम था एनन सॉल्यूशंस, ANON। ओके. एनन मीन्स क्विक फास्ट ओके. एंड सॉल्यूशंस, तो एनन सॉल्यूशंस। तो जब हम 15-16 साल काम करने के बाद प्राइवेट लिमिटेड के लिए जा रहे थे, तो हमें लगा कि ये बहुत यूनिक नाम है। लेकिन ये यूनिक नहीं था, वो 250 लोगों के पास था एमसीए की साइट पे जब चेक किया तो। ओके. और हमारे काफी सारे नाम रिजेक्ट हुए। ऑलमोस्ट हमने 10 से 12 बार ट्राई किया एमसीए के साथ। बोले कुछ यूनिक लेके आओ। लेकिन हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हमारी एक धारणा है कि कंपनी के नाम में ही कोई पर्पस होना चाहिए। जैसे पहले कंपनी के नाम था एनॉन सॉल्यूशंस, जो क्विक फास्ट रिलायबल सर्विसेज देने में माहिर था, और वही उसका पर्पस था कि अगर 20 मिनट्स में डोमिनोज का पिज्जा आता है तो उतना ही फास्ट टेक्नीशियन भी आना चाहिए या प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। सो उसी बेसिस पे वो कंपनी का नाम था। जब वो नहीं मिला तो हमें फिर से सोचना पड़ा, तो हमने हमारा सेल्फ एनालिसिस किया। तो हम फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें नॉलेज है। वो नॉलेज का हम जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से एंड कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है। तो वहां पे समझ में आया, मुझे क्लाइंट ने एक फीडबैक दिया कि 5 साल का डिप्रिसिएशन वैल्यू खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ मैंने जो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी वजह से वो 5 साल का मशीन मैंने 10 साल तक इस्तेमाल किया। तो मेरा आरओआई पूरा निकल गया। उसके बाद में अभी मैं जो ये बेच रहा हूँ, ये कंप्लीट कचरा है। और वहां से वो बात ट्रिगर हुआ कि अच्छा, ये कस्टमर को फायदा है, तो इसका एनवायरनमेंट को क्या फायदा है। वो 5 साल में वो निकाल के नया खरीद सकता था। कॉस्टिंग अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं था। बट अगर उसमें से काम निकल रहा है और वो वेस्टेज भी नहीं जा रहा है, तो वो जो चीज है वो लैंड फील्ड में नहीं गई बिल्कुल. और वो यूज में रही। तो वहीं से फिर वो ट्रिगर हुआ कि हमारा काम अगर एक ग्लोबल कॉज बन सकता है, तो क्यों ना करें। तो जब प्राइवेट लिमिटेड हमें नहीं मिला, तब हमने कंपनी का नया नाम दिया, वो है क्षमा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके. अभी क्षमा लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई कश्मा बोलता है, क्षमा बोलता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो क्षमा है, क्ष आधा और उसको माँ जुड़ा हुआ है। तो ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है मराठी या हिंदी में अर्थ, पृथ्वी। ओ. सो ये जो हमारा पर्पस है ये कंपनी का, वो यही है कि हम हमारी तरफ से अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं एज अ ग्रेटिट्यूड।
हम वो ई वेस्ट कम करने के लिए हमारा काम करते हैं। तो रोज जब हम नींद से खुल के आंखें खोल के काम स्टार्ट करते हैं, तो इंटेंशन यही रहता है आज कितने मशीन बचा सकते हैं कचरे में जाने से। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही ये बढ़िया मेरा था। वंडरफुल, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सोचती थी वो क्षमा है, और ये मेरे मन में क्वेश्चन था कि क्षमा और टेक्नोलॉजी इसका क्या रिलेशन है, बट आज आपने बताया तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि इतना डीप मतलब है। और हम सब काम करते हैं लेकिन हमको कई बार मतलब ही नहीं पता होता कि हम किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस कंपनी के नाम का मतलब क्या है। सो इट्स अ लर्निंग, ब्यूटीफुल लर्निंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। तो ये अब मेरा आप, बैकग्राउंड है उसमें। हाँ, और आपका जो सवाल है कि ई वेस्ट क्या होता है या किसे एग्जैक्टली, कहा जाता है, हाँ। तो एक कॉमन आदमी को समझ में आए ऐसा एक छोटा डेफिनेशन मैंने बनाया है। हम्म। जो भी चीज बैटरी या इलेक्ट्रिक सप्लाई, एमएससीबी सप्लाई पे डायरेक्टली चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ। जैसे आपका क्वार्ट्ज है, घड़ी में एक छोटा सेल होता है, हम्म। वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। हम्म। से लेके ट्यूबलाइट, फ्रिज, एसी, भले वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जनरेटर हो, ये सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आता है। हम्म। तो ये हो गया पहला सवाल। अगर मैं मेरी फ्लो में स्टार्ट करूं या कोई दूसरा सवाल है तो वो पूछे, फिर मैं वो आंसर करके फिर आगे निकलता हूँ। नहीं नहीं, मैं चाहूंगी कि आप इसी को थोड़ा और इलाबोरेट करें। मतलब हो सकता है थोड़े और एग्जाम्पल्स भी दे दें आप कि और क्या क्या है। जैसे कई लोग सोचते हैं केबल तो नहीं हो सकता, तो केबल वो डस्टबिन में डाल देते हैं, बट केबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, है ना। पार्ट। तो करेक्ट। हमको वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर चीज का उनको बहुत क्लियर एक इंस्ट्रक्शन बताना है कि ये सब कुछ, ये स्पेक्ट्रम है ई वेस्ट का। करेक्ट। सो अगर हम देखा जाए तो हम है कंज्यूमर, हम्म। जो इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीद के उसको इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो ई वेस्ट हम खुद अपने हाथ से पैसा दे के जनरेट करते हैं। बिल्कुल। तो हम अगर उसको 2 महीने में इस्तेमाल करके फेंक दें, 2 साल या जितना उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो अगर इस्तेमाल करने के बाद फेंकें, तो ई वेस्ट कम होगा। अभी ई वेस्ट में क्या क्या चीज आती है, हम्म। तो एक तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी सारे मेटल्स लगते हैं जो प्रीशियस होते हैं। जैसे गोल्ड है, टाइटेनियम है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद में पैलेडियम है, प्लैटिनम है, रोहिडम है। उसके बाद में कोई एकदम क्या बोलते हैं हम उसको, कॉपर, जो इजी टू अवेलेबल वाला आइटम है, जिंक है, लिथियम आयन है, कोबाल्ट है जो बैटरीज में लगता है। तो अभी घर में हर किसी के पास इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है, हर किसी के पास एक छोटा टेबल लैंप होता है, उसमें जो सप्लाई जाता है वो कॉपर से जाता है। हम्म। तो ये मेटल है, ये प्रीशियस मेटल है, वो हमने अर्थ से निकाला है। हम्म। लेकिन अगर हम वो कबाड़ी वाले को दे देंगे, तो आइडियली कबाड़ी वाला क्या करता है, वो ऊपर का जो रबर का कोटिंग है Yeah. उसे वो जला देता है ताकि उसे मेटल मिले वहां से। Yeah. अभी ऐसा वो इकट्ठा करके और किलो और टन में वो बेचा जाता है। Yeah. ऐसा नहीं कि कबाड़ी वाला भी उसको 100-200 ग्राम या 100 किलो के लिए वो काम करता है, ऐसा भी नहीं है, वो 1000 किलो तक कलेक्शन करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ 2 रुपए के लिए उसके हाथ में वो जब सामान दे देते हैं, तो वो उससे सिर्फ उसका फाइनेंशियल बेनिफिट देखता है। Yeah. और जो उसका प्लास्टिक का कवर है वो जला देता है, जिससे कार्बन इमिशन होता है, तो एयर क्वालिटी इम्पैक्ट होता है। वो एक अलग बॉम्ब डिस्पोज करने के जैसा ही है कि एक ब्लास्ट हो गया और जो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट आया, सिमिलर है। अभी ई वेस्ट रिसाइकलिंग का यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि ऐसी मशीनरी आती है जो वो ऊपर का जो प्लास्टिक कवर है उसको सेपरेट करती है, Mhm. जिसको मेल्ट करके हम रीयूज कर सकते हैं। और जो कॉपर है या जो मेटल है उसको सेपरेट किया जाता है। जलान के कार्बन जनरेट करने से बेटर है कि हम उसे रीयूज करें, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कोटिंग है वो भी यूज करें। अभी आपकी आंखों के सामने जो डेली आप यूज करते हैं, जो एक तो नॉर्मल रिस्ट वॉच है, Mhm. अभी तो डिजिटल वॉच भी आ गए हैं, Mhm. उसके बाद में कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, भले वो सोलर पावर्ड क्यों ना हो, ट्यूबलाइट, बल्ब। अभी इसमें भी है ना कि पहले हमारे पास बल्ब हुआ करते थे, फिर सीएफएल आए, फिर एलईडी आए, तो इसमें भी अपडेट्स हैं। Yeah. अभी उसमें भी नया अपडेट आएगा, उसमें भी और कुछ चेंजेस होंगे, तो पुराना एब्सोल्यूट हो जाता है। और हर इसमें मार्केट किया जाता है कि आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इसमें कम होगा।
तो जैसे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, लेकिन पुराना तो मिलता नहीं है। काफी लोगों ने अगर ऑफिस का इंटीरियर रिनोवेट किया हो तो उन्हें पता चला होगा कि उन्होंने जो लाइट फिटिंग पहले लगवाया था, सिमिलर लाइट फिटिंग ना मिलने की वजह से नए लाइट फिटिंग के हिसाब से उन्हें इंटीरियर भी चेंज करना पड़ा है। बिल्कुल। तो सिमिलर ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उसका अवेलेबिलिटी ना होना, उसकी वजह से भी ई वेस्ट जनरेट होता है। और हमारी आंखों के सामने रोज रोजाना ये चीजें पड़ी रहती हैं। मोबाइल तो हर किसी के हाथ में होता है, 16 साल के नीचे जो भी बच्चा है वो छोड़ के ऑलमोस्ट सबके। अभी उसमें है कि हमारा कंजम्पशन भी तो बढ़ते जा रहा है। Yeah. मोबाइल के बिना काम नहीं हो सकता है। आज हम नोकिया 3310 लेके काम नहीं कर सकते सर, अब हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए। अभी जैसे कोई स्कूल है, जैसे मायशाला है या और कोई है, बायजूस है, Yeah. टैब पे उनका पूरा कोर्स मटेरियल आता है, बिल्कुल। टीचर पूरा टैब के थ्रू ही सिखाते हैं। अभी इसमें हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कंजम्पशन बढ़ा, बच्चों की आंखों पे इम्पैक्ट आया, और वो जो बाद में 3-4 साल के बाद में उसका स्टैंडर्ड चेंज होगा, तो फिर से आपको नया टैब खरीदना है। और एक बार 10th हो गया तो वो आइडियली वो सिक्योरिटी लॉक होता है, वो दूसरे किसी को आप दे नहीं सकते, Yeah. रीयूज नहीं हो सकता है उस चीज का, क्योंकि वो लॉक्ड रहता है। तो ऐसी चीजें तो कंप्लीट वेस्ट में निकल जाती हैं। अभी इसमें हम कर क्या सकते हैं, हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें से जो कंपोनेंट्स हैं, आईसी हैं, डिस्प्ले है, वो किसी दूसरा जिसका खराब हुआ है उससे हम सैल्वेज करके उसमें हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ये एक उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अभी इसके अलावा और आपको मतलब डिटेल में थोड़ा चाहिए तो जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, उसके लिए भी हमें कॉस्ट लगता है। ऊपर से ये अगर वापस से रिसाइकल होके फिर से फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा, तो वो आइडियली जैसा है वैसे ही पड़े रहता है। तो हर बार नया ढूंढने के लिए फिर से एफर्ट और पैसा खर्च करके वो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल, क्लियर एग्जांपल है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नासा है, इसरो है, इन्हें क्या होता है कि जब ये स्पेसशिप भेजते हैं कोई भी रीजन के लिए या वो कोई एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्हें चलता है कि लाइट वेट मटेरियल हो, कंडक्टिविटी अच्छा हो, ड्यूरेबल हो और सस्ता हो। अभी ऐसा मेटल है गोल्ड। अभी अगर वो जाके गोल्ड खरीदे, भले उसमें वो 24 कैरेट नहीं खरीदे, क्योंकि उसके उसको तो फिर सप्लाई पास करना है वहां से, लेकिन फिर भी उसका एक कॉस्ट है। Yeah. लेकिन अगर थोड़ा मिक्स मटेरियल वाला भी हो, लेकिन वो ई वेस्ट में से रिसाइकल्ड किया हुआ हो, तो उसे काफी सस्ते दाम पे वो मिल सकता है। सो प्रॉपर ई वेस्ट चैनल के थ्रू अगर हम ई वेस्ट को रूट करेंगे कबाड़ी वाले को देने के अलावा, तो वो सही चैनल से आगे भी पहुंच सकता है, और आपके डिवाइस में से निकला हुआ गोल्ड में भी नासा के थ्रू या इसरो के थ्रू चांद पे भी पहुंच सकता है। थैंक यू। ये तो आपने बिल्कुल ऐसी बात बोली जो हम सबको सिखाना और समझाना चाहते हैं, दैट इज द परफेक्ट और आइडियल कंडीशन। लेकिन हम जो इंडिया लाइक भारत में रहते हैं, हमको पता है कि हमारे पास वैसी अभी तक प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है और सब कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं होता। और हमें ये भी पता है कि कचरे के पहाड़ जो हैं अलग अलग जगह, उसमें ई वेस्ट के भी पहाड़ बहुत सारे जगह हैं। और सब कुछ यूं ही फेंका जा रहा है, उसमें जो कॉरपोरेट्स के कंप्यूटर्स अपडेट होते हैं वो पूरे फेंक दिए जाते हैं। तो वो पूरा एक एक अलग प्रॉब्लम बनते जा रहा है, एक इशू बनते जा रहा है ना। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो अपडेट अपडेट ऑब्सोलीट, वो जो सारी चीजें हैं उसके कारण नया खरीदना, ऑफर, ये जो सारा है वो तो उसका कोई अंत नहीं हो सकता अब। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आपका कुछ चीज पुराना हो गया, या अब आप उसका और कुछ उसे अपडेट नहीं कर सकते या किसी को रीयूज नहीं दे सकते, तो एक और चीज है जो अमेरिका में भी होती है, जो हर जगह होती है, वो है रीफर्बिश, है ना। रीफर्बिश करके हम उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और कोई दूसरा उसे यूज कर सकता है। और इवन रीफर्बिश प्रोडक्ट्स मार्केट में भी बिकते हैं। तो क्या आप वो रीफर्बिश के बारे में बताएंगे? तो Excuse me. Can you continue in English if it is possible? I'm यस, from South. I don't understand. So, वी विल कंटिन्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ओके। yeah. Okay. आप थोड़ा इंग्लिश में बताइए, देन आई विल, या ठीक है, प्लीज गो अहेड। चलिए। सो द क्वेश्चन आपने जो बताया, रिफर्बिश्ड।
रिफर्बिश का, उसके पहले एक थोड़ा सा मैं अपडेट सबको देता हूँ। Sure. अपडेट इज कि इंडियन ई वेस्ट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का जो ई वेस्ट का डिस्पोजल पॉलिसी है, इट इज लाइक जो ओईएम है उसी ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। What is OEM? ओईएम मतलब जो ओरिजिनली वो इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करता है। Okay. ये ग्लोबल पॉलिसी है। Mhm. अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे कॉरपोरेट्स, आपने कहा, जब वो मशीन वहां से इंपोर्ट करते हैं तो कंटेनर भर के लेके आते हैं इन थाउजेंड्स। Yes. 3 to 5 years डाउन द लाइन जब वो इस्तेमाल हो जाता है, वो ओईएम को वापस भेजना उनका जिम्मेदारी है। Yeah. देन कस्टम्स और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कॉस्ट जब उसमें आता है, Mhm. तो आइडियली कचरा भेजने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। Exactly. So that's why they don't send back. Mhm. Now they have come with a alternate solution. वो खुद का एक एनजीओ बनाते हैं और वो एनजीओ के थ्रू वो मशीन्स को डोनेट करते हैं ताकि वो यूज में है ऐसा वो दिखा सके, और उनकी इन्वेंट्री से, एसेट से वो निकल जाता है। सो पेपर पे भी वो क्लियर हो जाता है, और इंडियन और ग्लोबल गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स है उसी के बेसिस पे ये किया जाता है। अभी इसमें रिफर्बिश करना, ये पॉसिबिलिटी है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, वो ऐसा है कि सॉफ्टवेयर जो है Mhm. वो हार्डवेयर को किल करता है। Mhm. Yeah. वो उसके बाद में उसे अपडेट नहीं होने देता। तो हार्डवेयर तो अपग्रेड हो सकता है या सस्टेन हो सकता है, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन ब्राउजर, यूट्यूब ना चले, Yeah. उस टाइम पे वो मशीन को आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ता है। अभी उसमें हम एक अलग सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं कि जो एप्पल का प्रोडक्ट है Yeah. उसमें जब उसका ओएस अपग्रेड रुक जाता है और उसमें ब्राउजर भी ठीक से नहीं चलता, हम उसको हटा देते हैं और उसके अंदर विंडोज का ओएस इंस्टॉल कर देते हैं। Okay. तो विंडोज के लिए वो चल जाता है और उसका लाइफ और 3 से 5 साल तक बढ़ सकता है। Okay. तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। हार्डवेयर रिफर्बिश के अलावा सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंडली, अभी आई वॉच है, कोई भी स्मार्ट वॉच है, उसमें रिफर्बिशमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो डिवाइस इतना छोटा है, उसका यूज लिमिटेड है। सो दैट कैन नॉट बी अपग्रेडेड और रिफर्बिश्ड। Okay. तो वो एक चैलेंज है वहाँ पे। Refurbishing also has its own challenges. यस। So, सेकेंडली, yeah. यूएस या अदर कंट्रीज में पॉलिसी ऐसा है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि यहाँ पे ई वेस्ट नहीं रखा जाएगा। Mhm. So what they do, they sell it to the other countries where they can get some money and dump there where e-waste policies are lower. Like China, like Bhutan, हमारे पास आता है, पाकिस्तान के पास जाता है, सिमिलर बांग्लादेश में जाता है, जहाँ पे ये रिफर्बिश वो करने का जिम्मेदारी ले लेते Mhm. हैं। फॉर इंस्टेंस, जस्ट एक लाइट नोट पे एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारे ही बॉर्डर से जैसे गोल्ड स्मगल होके आता है, वैसे ई वेस्ट स्मगल होके आया है। कैन यू Oh, इमेजिन? और wow. वो 44-45 टन्स के आसपास है। और Wow. उसका लीगल केस भी चल रहा है। इवन इफ यू गूगल इट ऑफ द रिकॉर्ड, आप गूगल पे सर्च करोगे कि तो वो भी केसेस चालू है। Hmm. सो जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं, वो रिफर्बिश करके वहां से उन्हें जो अर्निंग मिलता है, किसी के बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, बट वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? Hmm. अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, सो ये स्मगल किया जाता है। Hmm. और जब वो पकड़ा गया तो सारे लोग अलर्ट हो गए। तो अभी वो कम है, जीरो तो नहीं बोल सकते, Hmm. बट कम हुआ है। सो हम किसी के लिए डंपिंग यार्ड ना बने, Yes. ये इम्पोर्टेंट है। तो अ, अभी कॉस्ट के हिसाब से भी और प्रोडक्ट की लाइफ के हिसाब से भी रिफर्बिश करना इज गुड थिंग, रीयूज करना बेटर है। Yeah. बट So, वो हमारे पास जो पहले से पड़ा है उसे किया जाए, इंपोर्ट कर करके ना किया जाए। exactly. What to do with what we already have, and there is so much scope. Matlab, all these the companies that they dump their laptops or computer systems, do they actually are they actually just gone trash, or they can be refurbished and given to, like, for basic things like just compute, like typing, the word and all that. So क्या उसके लिए वो किया जा सकता है? Yes, yes. For example, earlier we could have a typewriter. Yeah. We have typing speed 30, 35, 40, 45 something. Yeah. टेस्ट होता था। So Windows 7 का भी अगर सिस्टम है
उसमें वर्ड या नोटपैड भी चल रहा है, जैसे इंटरनेट का डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसे मशीन को टाइपिंग स्पीड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ओके। विद मिनिमल यूज, है ना, क्योंकि प्रोसेसर अपग्रेड नहीं होगा। विंडो अभी जैसे एप्पल का पॉलिसी है, सो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर भी देखेगा ना कि ये ऐसे करके इसका प्रोडक्ट का सेल बढ़ रहा है हार्डवेयर का, या और ओएस तो वो फ्री में दे रहा है, लाइसेंसिंग का कोई इशू ही नहीं है। तो वो कंपटीशन किल करने के लिए मेरा हार्डवेयर भी कैसे बिके, सो दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड सिमिलर प्रैक्टिस कि एक्स लिमिट के बाद में उसके ऊपर वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। ओके। अर्लियर वाज लाइक i3, i3 में भी जनरेशन आता है कोर सीरीज में, अप टू थर्ड जनरेशन देर वॉज अ पॉसिबिलिटी एक्सपी भी चलेगा, विंडोज 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 10 भी चलेगा। उसके बाद वाला जो है वहां पे आ गया टीपीएम, या जस्ट एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, हर किसी को टेक्निकली समझने का आइडियली जरूरत नहीं, बट वो पॉलिसी ऐसा है कि उसके बाद में विंडोज का जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर इंस्टॉल नहीं होता है। सो आपके पास हार्डवेयर है, बट वो अपग्रेड ना होने की वजह से कंपेटेबिलिटी इशू जब आना शुरू होता है, देन यूजर टेंड टू बाय न्यू वन और अ रिफर्बिश्ड वन। या एग्जैक्टली। I have also experienced that. So I know that beyond a point, WhatsApp cannot be run on the laptop. You know, all of that has happened. And then you understand that, okay, I can only use it for limited programs. So, but Zoom does work, so I'm fine with it. Thankfully. Correct. Yes. So, Sudhakaran sir, yes. What he was saying, do you have any doubts about that when he was answering the question about refurbishing? Yeah, refurbishing I couldn't get much, but refurbishing, one is refurbishing, and another option is reusing it Yeah. or sending it to the NGOs for further down the use. Yes. So The last one was he was talking about the systems with the software update. They can't previously we can go for multiple operating system, but right now a lot of systems hardwares are not possible to upgrade. Some of the system are with my personal experience, some of the systems cannot go down also. They have protected that they only can operate in that OS what they given with the system. Correct. Yeah. So like Sudhakaran sir said, na, yeah. the extra hardware or mobile or laptop which is with us and we are not able to use it for our daily use, that can be surely donated to some NGO or a student. Like what we do, we have our NGO also named Shma Foundation. Yeah. So under Shma Foundation, what we do, we check the qualification of a student. If it is 10 pass, 12 pass, just for education purpose, he wants a computer or a laptop, but he cannot afford it. We check his mark sheet. We force them to give us a report for next 1 year. Because what happens when they get a free machine, they don't have a value. One. Second thing, their parents don't know. And what happens for their financial needs, they just sell it off. Yeah. And they encash it. Yeah. In that case, your charity or your good purpose goes for a toss. Yeah. And if you know, came to know that after 6 weeks or 2 months or 6 months down the line, that machine has been sold, it has been encashed, and now again that fellow, the student is suffering because he don't have a system to use. Yeah. So True. that's why we follow this practice, and then we give them that systems. Yes, that is important because they also should be accountable. Yes. You know, free की कोई value नहीं है. We all have seen that. Some people say 10 rupees charge करो, 100 rupees charge करो, लेकिन कुछ तो उन्हें होना चाहिए that they have some commitment to taking care of that thing. So I agree. Yes. The other part of this is the pollution, the toxic pollution, not just air pollution or water pollution, but there is some, you know, because all the minerals and all these other things are involved, so there is toxic pollution involved in this. Could you share about the toxic pollution जो ई वेस्ट करता है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है?
and they are keeping those things in their drawers in their homes, and वो आप वो भी बताइए कि what all can happen. So before answering this question, I will share few stats. Yeah. So global stats says in 2019 the carbon emission which cause global warming is 0.3%, Mm-hmm. and that comes to 98 metric tons of carbon dioxide. Mm-hmm. And in 2013, it is supposed to raise to 850 metric tons. Mm. Because our consumption is increasing, population is there, we are consuming, and the other thing is when we give it to anybody, like say e-waste recycling or kabadi wala or whatever it is, after extracting X material, it goes to a landfill. Yeah. Then it has a plastic, it has a lithium ion, which lithium ion is like a mini bomb. Even Nokia old phone, Nokia 1100 or similar, na, that is also a small bomb that can blast. Mm-hmm. You can see many videos in on YouTube showing the blast of that lithium ion battery. So Mm-hmm. lithium ion has a multiple combination and layer. What Mm-hmm. happens? It has to be cooled down at a certain temperature. So that has a cooling mechanism also. Okay. But due to environment, it starts expanding like a balloon, and someday it will blast. Okay. So while before the blast and after starting blow, there is a small gap it creates, and it start emitting toxins. Okay. अलग स्मेल आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। और ये अगर कोई भी पुराना नोकिया का फोन या कोई पुराना लैपटॉप, कोई भी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस आप आपके कबर्ड में ड्रॉवर में ऐसे ही पड़ा है, हमारा एज के हिसाब से इम्यूनिटी है। हम्म 3 साल 5 साल के बच्चे का वो इम्यूनिटी नहीं है। क्यों बीमार पड़ा समझ में नहीं आएगा, और पता चले उसी के ऊपर उसके कपड़े रखे जाते हैं। हम्म तो इट हैज टू बी स्टोर्ड सेपरेटली। आपके घर में एक छोटी जगह होनी चाहिए जहां पे आप आपका अनयूज या ना यूज करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखते हो। हम्म प्लस वहां पे प्लास्टिक है तो उसका कार्बन इमिशन हमेशा है। किसी का कॉइल जला हुआ है, वो एक अलग सी स्मेल वहां से दे रहा है, लेकिन आज नहीं कल देंगे कबाड़ी को, बाद में देंगे, और वो ऐसे ही आपने स्टोर करके रखा है हम्म जिसका कोई फायदा नहीं है। सो ये आपकी हेल्थ के लिए भी इशू है और बच्चों की हेल्थ के लिए भी इशू है। हम्म सेकेंडली, जो लैंडफिल में जाता है, जैसे ये एक पाइलअप होगा थोड़ा थोड़ा, आपके घर से दो फोन निकलेंगे, मेरे घर से 2 फोन। अभी हम यहाँ पे कुछ 40-50 लोग हैं, तो 100 फोन की तो कैलकुलेशन ऐसे ही बन गई। और ये सब लैंडफिल में जाएगा तो हर किसी का 1 ग्राम भी पकड़ा तो 200 ग्राम तो ऐसे ही निकलने वाला है। हम्म और ये लैंडफिल के जो यार्ड्स हैं वो एकर्स में रहते हैं, काफी बड़े बड़े रहते हैं, हम्म जो उस एरिया का जो बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, और उसका जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट जो रहता है, बायोडाइवर्सिटी। वहां पे पूरा इम्पैक्ट आता है वहां पे। और ये जो भी लिक्विड लिथियम आयन बैटरी का दो है, एक तो वहां से एयर लीक होगा जो गैस की तरीके होगा, वो टॉक्सिक होगा। सिमिलरली लिक्विड वहां से लीक होता है। हम्म वो लिक्विड जब लैंडफिल में जाता है तो वो सॉइल कुछ काम का नहीं रहता है। हम्म वो पूरा ये हो जाता है कि उसमें आप बाद में कुछ उगा नहीं सकते। भले आप वहां से कुछ शिफ्ट करो कि एक्स लोकेशन से वाई किया, अभी एक्स लोकेशन पे हम फार्मिंग करेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम्म क्योंकि वो उतना उसको खराब कर देता है। अभी इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो भी वो फायर पकड़ लेती हैं, या टॉक्सिक उसमें से जो पानी में ऐड हो जाते हैं उसमें से पानी के अंदर वाला जो भी लाइफ साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो वो भी एक चैलेंज है। ताकि ये बताने का मतलब ये है कि ये लैंडफिल में ना जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश है। और वो अगर किसी भी मात्रा में, इन एनी परसेंटेज, अगर वो आपके घर में पड़ा है तो उसे भी आप जल्दी से जल्दी निकाल दीजिए। एनी प्रोडक्ट इफ यू हैव नॉट यूज्ड इट फॉर 1 ईयर, थिंक, एम आई गोइंग टू यूज इट? इफ नो, देन थ्रो इट अवे। Yeah, that's important and very scary also. सबके घर में, आई एम श्योर सबके घर में, in some corner somewhere or the other, some old electronic is lying around. So ये सुन के हम सबको, जब हम स्प्रिंग क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग ये सब बोलते हैं, तो ये भी उसका एक पार्ट है। लेकिन आशीष, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम ये जैसे आपने बोला कबाड़ी वाले को मत दो, हाँ, और हमारे पास बहुत सारे ई वेस्ट कलेक्शन के ड्राइव्स होते हैं,
आपको पता है अभी ये रिसेंटली बहुत डिस्कस हुआ है और बहुत बार हमने रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं इसकी कि इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर ई वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिकवरी सिस्टम, हमारे पास से वो लोग लेते हैं बट कहीं ना कहीं जाके डंप कर देते हैं, करेक्ट करेक्ट। राइट? फोटो खिंचाने के लिए और वो दिखाने के लिए कि हमने इतने हजार किया, इतने 100 किलो जमा किया, ऑल दैट हैपेंस, एंड उसके बाद में से all that is dumped in some corner and forgotten. So how can someone identify कि किसको देना चाहिए, कौन करेक्ट काम कर रहा है, कौन करेक्ट डिस्पोजल कर रहा है, वो कैसे पता करें? Is there any mechanism? Yes, there is a mechanism. There are three licenses which Indian government gives to a recyclers. Mhm. First is dismantler. Mhm. He collects, he makes separations, copper, aluminium, silver, platinum, gold, segregation करके वो कंसर्न आगे बेच देता है। Okay. करेक्ट। सो उसमें से जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक में जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल जो भी आयन है वो अलग अलग सप्लायर्स को आगे दिया जाएगा। जैसे वायर का जो रबर है Hmm. वो जब निकलता है तो वापस वो ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होता है, एक मशीन आता है उसका, Okay. वो कोलकाता में है। Hmm. सो वो चैनल है पूरा सेट कि वो एक लोकेशन से बी लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा। Hmm. अभी ये ऑथेंटिसिटी चाहिए कि वो जलाएगा नहीं और Yeah. वो सेपरेट करके वहां पे जाएगा। तो एक जो भी नियरेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट है उसे हम विजिट कर सकते हैं, Hmm. उसकी प्रोसेस देख सकते हैं, उसके पास कौन सा मशीनरी है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग अगर हम बिजनेस के एंगल से देखें तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, Hmm. क्योंकि एक सिर्फ कॉपर वायर को सेपरेट करने के लिए जो मशीन आता है दैट कम्स अराउंड 2 करोड़ to 2.5 करोड़। Wow. तो ही हैज टू, उतना कंजम्पशन भी होना चाहिए। वो 100 किलो वायर उसमें डालेगा तो उसका मशीन का वैल्यू कब रिकवर होगा? So that is also a challenge. So what we can do or what we practice is what we can repair and reuse. Mm-hmm. For example, I am into computer hardware and sales business. So whenever we collect a computer, laptop, or a mobile, we see that it can be repaired, it can be donated, it can be reused for some of the other purpose, and we can prolong its life by, let's say, 1 year or 2 year or 3 year. Mm. Similarly, we have a TV, fridge, washing machine, and many more. So if we can repair such things and reuse, if not, then if we can give it to our maid or someone or some school or NGO similar Yeah. like TV, so that at least it will be in use for some period. Thereafter, it can go for the further process. Mm. But every time to go and check if he has machines or not, it is practically in मतलब physically भी possible नहीं है। Yeah. So we have to like form some committee, 5 or 6 people go and visit, Yeah. and on their report, we can rely on their report and then process Yeah. ahead. Absolutely. That is one possibility. Mm. So आपने But बोला 3 लाइसेंस, 3 सर्टिफिकेशंस होना चाहिए. yeah, वन इज द one is dismantler. अगर dismantler मिला है तो उसको दूसरा लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा. ओके, ये सारे भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम जिसको दे रहे हैं हमें उनसे पूछना है आपके पास कौन सा लाइसेंस है. करेक्ट। पूछ सकते हैं ना ये? यस यस यस, उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। देन गवर्नमेंट के पास एमपीसीबी जो बोर्ड है, एमपीसीबी बोर्ड के पास एक पासपोर्ट जैसे हमारा पासबुक होता है बैंक का, हाँ. वैसा पासबुक रहता है जहाँ पे वो एंट्री करते हैं कि एक्स वेंडर के थ्रू हमें कितना मिला, प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईयरली उसको एक जैसे टर्नओवर होता है कंपनी का, वैसे उसका रिसाइकलिंग डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी दिया जाता है। ओके. फॉर एग्जाम्पल पूना में राम टेकड़ी में एक महालक्ष्मी रिसाइकलिंग है, उनका ईयरली 5 मेट्रिक टन का लाइसेंस है। ओके. अगर वो पासबुक में 6 मेट्रिक टन दिखाते हैं तो इट इज इलीगल। ओके. और अगर वो कम करते हैं लाइक 3.5 और 4 टन, 4 मेट्रिक टन, देन ऑल्सो ही इज अ डिफॉल्टर बिकॉज ही इज नॉट यूटिलाइजिंग हिज कैपेसिटी टू द फुलेस्ट। हम्म. It means he is using it for just the revenue purpose, not for the recycling purpose. हम्म. The government keeps a close watch and tries to rectify and minimal uh, loopholes. Like
दैट्स रियली, एक्चुअली मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि देर इज समवन हु इज ट्राइंग टू कीप एन आई एंड ट्राइंग टू रेक्टिफाई, बिकॉज हम लोगों को तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि ओ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, देर इज नो बडी, कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता. सो इफ देर आर सम मैकेनिज्म लाइक दैट जो कि आज सब लोगों को पता चल रहे हैं, सो इट्स रियली वेरी In पॉजिटिव. simple words, what now the people sitting there in that chair in government offices, they don't have that much deep study of the subject. So what they see is इतना license दिया है, 5 metric ton we have allowed, allocated. 10%, 20% we can tolerate. You can go to 5.25 or 4.75. But 3 or 6, Is not okay. then there is something. If you are going from 5 to 6, it is good. You are doing a good work. But you have to revise the license to 6 or 7 metric tons so that you can allocate that. But again, if this year that recycling center does 7 tons, 7 metric tons, and next year they didn't get such e-waste and they came down, then also they will be questioned. Oh, How this, yeah. okay. Now, Yeah. what is the third thing? So last is complete melting of the metals, like precious metals, whichever, and then sending it to the proper authority, like ISRO or the any for that matter, like any cable manufacturing company, they will need a copper. Hmm. Maybe it will be 50% purity, Hmm. but for any other purpose that material can be used. Like one good thing about Apple products is now they have come up with a refurbished or recycled aluminum. Hmm. So outer chassis is completely made out of recycled aluminum. Hmm. So similar, that chain system should be strong so that it Yeah. will get proper channel, it will reach to the OEM and they will demand versus supply again. या लेकिन उसके लिए सिटीजन्स जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अवेयर रहना जरूरी है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर थ्रोइंग आउट द ई वेस्ट और नॉट थ्रोइंग आउट. Correct, correct. नाउ दिस ब्रिंग्स टू अनदर, अभी केबल की बात हो रही थी, जो ये फोन के केबल्स होते हैं जो हम देखते हैं हर जगह लटके रहते हैं, पड़े रहते हैं, एंड ऑल्सो द पहले वो टाटा स्काई एंड ऑल दोज व्हाट केबल्स, ब्लैक केबल्स, तो उसके अंदर भी कुछ मेटल होता होगा. व्हाई आर दे नॉट कलेक्टेड एंड व्हाई आर दे जस्ट थ्रोन अवे? Actually, we collected. Don't know about what end user does is a challenge because of lack of awareness. केबल्स पे आगे स्टील है, अंदर कॉपर है, तो वो भी अगर जाता है तो डेफिनेटली काम में आएगा. बट अवेयरनेस होना चाहिए. अभी ये ऐसा है कि बूंद बूंद सागर बने. जैसे टीवी का केबल है तो वो बड़ा है, हार्ड है, उसमें ज्यादा कॉपर मिलेगा, ज्यादा एल्यूमिनियम मिलेगा. पुराने टाइप के जो टीवी के केबल आते थे उसमें कोएक्सल रहता था, तो उसमें एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता था. कॉपर का भी हार्ड वायर रहता था. जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इनिशियली स्टार्ट हुए उसमें भी वो सेम टेक्नोलॉजी यूज होता था. लेकिन अभी जो है वो इतना फाइबर ऑप्टिक है या इतना थिन, जैसे मोबाइल का केबल है, एक वो जो केबल का लेंथ है उसके अंदर 5 अलग अलग कॉपर वायर्स हैं. एक सिग्नल के लिए, एक डेटा के लिए, एक प्लस एक माइनस, और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो 5, एक सिग्नल केबल, फीडबैक सिग्नल, तो 5 केबल तो हर इसमें है. अब वो इतना छोटा है कि उसमें से वो क्या मेटल एक्सट्रैक्ट करेगा. लेकिन अगेन बूंद बूंद सागर बने, अगर वो 100,000 की क्वांटिटी में आएगा तो उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा. और मशीनरी है कि वो हर टाइप की केबल को छील के उसमें से कॉपर अलग और रबर और प्लास्टिक अलग कर सकता है. तो ये जो, जैसे हमारे भी पीछे जब ये रबर जलने जैसी स्मेल आती है, तो समझ जाते हैं कि ओ उन लोगों ने कुछ तो केबल जलाया है, बिकॉज एक वो बहुत टिपिकल स्मेल होती है. और करेक्ट, वो रबर का जलाते ही, एक का. क्या वो जलाते ही है, देन यू हैव दैट लिंगरिंग इन द एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अगर वो जलाना तो इलीगल होगा फिर, यस. व्हेन देयर हम इज. अगर पेड़ पत्ते जलाते हैं, व्हाइट कलर का भी स्मोक जनरेट होता है, अगेन दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज नॉट अलाउड. यस. टायर जलाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो एल्यूमिनियम का रिंग होता है,
वो भी अलाउड नहीं है। कार्बन जहाँ पे जनरेट होता है वो हमारे लिए ही हानिकारक है। हानिकारक। यस। सो लोग जो ये स्क्रैप डीलर्स जो हैं, जो स्क्रैप लोकल लेवल पे जो काम करते हैं, उनके पास तो कोई मशीनरी नहीं होती है। नहीं। सो उनका यही सिंपल चीपेस्ट तरीका है एक्सट्रैक्शन का कि जलाओ और निकालो यस। एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ, राइट? सो हमें लोगों को ये समझाना जरूरी है कि आप इनको मत दीजिए। इज दैट द राइट मैसेज, करेक्ट मैसेज? यस। देन अगर सपोज महालक्ष्मी है, या आपने बोला कोलकाता में वो है, उस तक पहुंचाने के लिए वो केबल कलेक्शन का व्हाट इज द करेक्ट पाथवे, जो लोगों को पता है या नहीं पता है? दोनों है। हम्म। अभी जैसे महालक्ष्मी है, हम्म। उसके पुणे में हमने टोटली एक कुछ 25-26 कलेक्शन सेंटर्स हैं। हम्म। इवन गोवा में भी है, कोल्हापुर में भी है, ऑल ओवर महाराष्ट्र उनका कलेक्शन सेंटर्स है, पुणे में भी है। मैं उनसे ही एसोसिएटेड हूँ। ओके। तो मेरा और उनका आइडियोलॉजी मैच होता है। इसके लिए उन्होंने भी मुझे वो सर्टिफिकेट दिया कि तुम कलेक्ट कर सकते हो मेरे बिहाफ पे। और हम भी उसी जेन्युइनली, हमारे लिए वो ऐसा नहीं कि कबाड़ी वाला कि हाँ चलो कुछ तो मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। हमें मालूम है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होगा, सेग्रीगेशन होगा और फिर आगे जाएगा। एक अगर थोड़ा टाइम है तो मैं एक स्टोरी अगर शेयर कर सकता तो हूँ। श्योर, जरूर करिए। इंसिडेंट है, दो इंसिडेंट है, मैं आपको क्विकली शेयर करता हूँ। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, सीओईपी में थी, मतलब अभी वो पास आउट हो चुकी है, क्योंकि ये बात है अराउंड 2016। ओके। जब कॉलेज खत्म होता है 5 या 6 PM, शी हैज टू कम बैक टू वाकड़। ओके। जब अगर वो कंप्यूटर क्लास के लिए रुकती है तो घर पे आते आते 9 बज जाता है, और घर का एरिया ऐसा है कि जो एज अ वो यंग बच्चे के लिए सेफ नहीं है। सो उनका रिक्वेस्ट सिमिलरली कि हम एनजीओ का काम करते हैं, वहां से रिक्वेस्ट आया कि अगर आप एक कंप्यूटर लैपटॉप हमें दे सको तो हमने दिया। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी एट दैट टाइम वी डोंट हैव अदर ऑप्शन, सो वी सेड कि 5,000 यू हैव टू पे, एंड आफ्टर 1 year or 2 year whenever your task is finished you have to return the system and get back your 5,000 rupees. तो वी कैच लगाया उनको। तो दैट लेडी, तो उसकी जो माँ है, शी रिक्वेस्टेड अ ईएमआई फैसिलिटी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। ओके। उसे विद इन 10 months आई विल क्लियर, एंड आपको, आपने जब हम सिस्टम वापस लाके देंगे, आपने वो पैसा हमें नहीं दिया तो भी चलेगा। 5 महीना उसने पैसा दिया, 5 महीने के बाद वो नहीं दे पाई, 2-3 महीना नहीं आई। अभी 500 रुपए के लिए हम भी भूल गए, हमने भी उसको फॉलोअप नहीं किया। सडनली एक दिन वो यहाँ पे आई कि सर आपका पैसा देना बाकी है, मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, मैं दे दूंगी आपको, बस आप कोई निगेटिव सेंस में इसको मत लेना। जब हमें ये समझ में आया कि सामने वाला जेन्युइन है, तो हमने उसको बोला आप आगे का पैसा मत दो, कंप्यूटर इस्तेमाल करो, आपको जब भी प्रॉब्लम है आप लेके आओ। उसके आंख में आंसू थे। तो ये स्टोरी बताने का रीजन इतना सिंपल है कि नीडी लोग जरूर हैं, हमारा क्लटर किसी का काम में जरूर आ सकता है, बिल्कुल। बस उसका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। महालक्ष्मी करेगा, मेरे थ्रू जाएगा और किसी के थ्रू जाएगा, हम सब करेंगे, लेकिन अगर हम ये सोर्सिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें, कबाड़ी की जगह नीडी को दें, तो वो ज्यादा सेंस बनेगा। सो ये एक, आई थिंक दोनों जो स्टोरी में बोलने वाला था उसमें से एक यही स्टोरी में सारा क्रक्स आ जाता है। नहीं, आप दूसरी भी स्टोरी बताइए, डेफिनेटली। हम तो बोलते यहाँ पे इंटरेक्शन करने ही लिए आए हैं और समझने आए हैं कि कैसे हमें ई वेस्ट को एक दूसरे तरीके से देखना है। नॉट जस्ट वेस्ट, इट्स अ रिसोर्स। आपका कचरा किसी और का रॉ मटेरियल और रिसोर्स बन सकता है। हैं। सो दूसरा जो स्टोरी है वो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ पे एक मेड आते हैं, वो अच्छा खाना बनाते हैं वो। तो थोड़ा पति का प्रॉब्लम है, वो कुछ अर्निंग नहीं है, बच्चे स्कूल में है दोनों, और फाइनेंशियल सोर्स के लिए घर पे जाके जो भी काम है, कपड़ा धोना जो भी है, वो काम करते थे। तो सोचा कि अगर मैं रात को मेस चालू करूँ, हम्म। तो यहाँ पे आईटी के लोग काफी है बानेर में, हम्म। मुझे 10-15 लोगों का भी टिफिन का सर्विस मिल गया तो भी मेरा एक एडिशनल इनकम हो जाएगा। और रात को 7 से रात को 10 बजे तक मेरे पास टाइम होता है, मैं घर वालों के लिए खाना तो बनाती हूँ, तो इनके लिए भी बना दूंगी, 2 पैसा कमा लूंगी। पर घर में फ्रिज नहीं है, वो खाना गर्म करके नहीं दे सकते, तो ओवन नहीं है, सो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है।
तो हमारे पास उस टाइम पे एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, आइडियली ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पड़े थे, तो उसमें से फ्रिज और ओवन हमने रिपेयर करवाया, जिसका टेंटेटिवली कुछ 5,000 6,000 रुपीज कॉस्ट आया। सेम हमने उसको बोला कि ये जो रिपेयर कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, और ये आपको खुद आपके हिसाब से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, हम आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप हमाल जो उसको लगेगा, देन टेम्पो, सब आप अरेंज करो, उसका रेंट जो है वो भी आप दे दो, हमारा 6,000 आपने बाद में दिया तो भी चलेगा, ये आप कर लो। सो ये एक सक्सेस स्टोरी कि वो लेडी ने आगे जाके उसमें से वो मेस जो है उसका चालू किया, उसको कुछ लोग भी वहां पे मिल गए, जिससे उसका अर्निंग भी स्टार्ट हुआ, जिससे जो उसका स्पेयर टाइम था 7 to 10 का, वो भी यूटिलाइज हो गया, और उसके बच्चों के लिए एडिशनल 2 पैसे का इनकम हो गया, जो उससे वो अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये जो ई वेस्ट हमारे पास पड़ा है वो कंप्लीट कचरा है, उसका लाइफ सेट हो गया उसमें। बिल्कुल। और ये छोटी चीज, मतलब मैं जब ये स्टोरी हर किसी को बोलता हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी कितने लोगों को क्या फील आता है आई डोंट नो, या बट किसी की लाइफ में हम रत्ती भर भी हेल्प कर सकते हैं, और वो भी अपने कचरे से, तो क्यों ना किया जाए। या बिल्कुल। और तो सबके पास इतना एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं है कि सब लोग अगर आज भी अभी यहाँ बैठे बैठे एपिसोड में अगर आप आंखें बंद करके सोचेंगे कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा है, तो कम से कम 5 चीज तो एक्स्ट्रा होगी, और वो आपको उंगली पे गिन सकते हैं आप तुरंत ही, विदाउट मच थिंकिंग। तो ये सारी चीजें अगर वो काम की हैं, हम रिपेयर करके देख लें और वो चल सकती हैं, तो जरूर किसी को दे देना चाहिए, नीडी को। ऑफ कोर्स जो उसका मिसयूज ना करें। अ, आपने आई थिंक मुझे ये स्टोरी बताई थी कि कैसे किसी ने फोन रखा था और वो फट गया, समथिंग लाइक दैट, आपने मुझे वो बताया था। वो थोड़ा क्रिकेट माइंड था, वो एक कॉलेज नहीं, गोइंग लेकिन हाँ, मैं वो चाहती हूँ आप वो बच्चा। बताएं प्लीज। इट वाज अबाउट अ इन्फ्लुएंसर, राइट? करेक्ट करेक्ट, सो यूट्यूब चैनल वो चलाता था, और जो भी उसके लाइक सब्सक्राइब शेयर के फंडे में हम्म। उसने 2 मोबाइल हमसे खरीदे हम्म। उस टाइम पे, जो कि आउटडेटेड थे। 500 500 रुपये नोकिया 3310, सोनी का एक मॉडल था आई थिंक। और वो जाके उसने किसी ट्रक ड्राइवर से हेल्प करके मांगा कि आप, मैं ये रास्ते पे रखूंगा हम्म। और आप उसके ऊपर से ट्रक चलाओ। हम्म। और ये मोबाइल का क्या हालत होता है वो उसने शूट करके उसके यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अभी एक यूजफुल वर्किंग रिसोर्स अगर वो यूटिलिटी बोलता तो मैं उसको बंद फोन दे देता, दूसरी उसमें से बैटरी निकाल लेता, ताकि चल बंद फोन है, मुझे मालूम है इसका रिपेयर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको क्या करना है कर, ठीक है चलो 1 2 इंच का फोन जाएगा, ओके। बट वर्किंग फोन उसने वो जाके ट्रक के नीचे रख के उसका वीडियो बना के उसके यूट्यूब चैनल पे डाला, रिजल्ट पर्पस मुझे मालूम नहीं, इट्स सो सेंसलेस। सेंसलेस। बट ये इस तरीके के भी वीडियो और इस तरीके के भी यूज हो रहे हैं, परसेंटेज कम है, बट नहीं करना चाहिए। अगर एक वर्किंग रिसोर्स है तो उसको क्यों वेस्ट करो। अभी मैं मैडम से उस दिन एक छोटा बात कर रहा था, आई थिंक वो पूरा हुआ कि नहीं अधूरा हुआ आई डोंट नो। एक कोल्हापुर में हमारा एक कस्टमर है, वो रिसोर्ट चलाते हैं वहाँ पे, एक 5 एकड़ में रिसोर्ट है, वहाँ 40 लोग वहाँ पे काम करते हैं, और वो कोई भी 10th पास भी नहीं है, सब लेबर क्लास है। कोई कुक है, और वो ऑलराउंडर है, मतलब वो कुक है तो कल जाके इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर सकता है, वो एक आदमी नहीं है तो रूम भी साफ कर देगा। तो ऐसा बेसिक वाला वो रिसोर्ट है, और काफी बाकी तो अच्छा इको फ्रेंडली रिसोर्ट है पूरा। वहाँ पे हम 2 3 बार गए, क्योंकि हमें वो इको फ्रेंडली, वहाँ का फूड का टेस्ट, वहाँ का स्टे हमें अच्छा लगा, वो लोग अच्छे लगे, ओनर से बहुत अच्छा पहचान हो गया। अभी वो हमारे रेगुलर कस्टमर है, हम उनके 12 साल से जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक जो एट द मतलब एज होगा उनका अराउंड 50 55, बेटा बॉम्बे में है, कभी कभार कॉल करता है तो बाजू वाले के फोन पे करना पड़ता है। बेटे ने मुझे नोकिया का एक फोन लेके दिया था 1200 रुपए का, अभी मैं वो फोन खो चुकी हूँ, अभी मैं बेटे को बोलूंगी तो मेरे पे गुस्सा हो जाएगा, लेकिन मेरा उससे बात रुकता है, और बाजू वाले के फोन पे आएगा तो वो भाव खाता है कि तुम्हारा फोन मेरे यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा चलता है करके। सो एक मुझे अगर कुछ फोन सस्ते में दिला दो तो काम हो जाएगा। मेरे पास सिम कार्ड है, मैंने कंपनी में जाके बोल दिया मेरा सिम कार्ड फोन खो गया, उन्होंने मुझे सिम कार्ड तो दे दिया, लेकिन वो 1200 रुपये नहीं है मेरे पास जिसमें डाल के मैं वो काम कर सकूं।
अभी हमारे पास ये जो 500 रुपये इसने ट्रक के नीचे डाल दिया ना, Yeah. उससे बेटर था वो फोन में उस लेडी को दे देता। अल्टीमेटली हमने उसको फोन दिया, नहीं दिया ऐसा नहीं है, बट वहां पे 40 लोगों में से 4 लोगों की ये रिक्वायरमेंट है जो इसने वेस्ट कर दिया। Yeah. ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है, ये थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है, इसको भी थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे डिस्पोजल के तरीके, सही तरीके ढूंढना जरूरी है। क्योंकि उसको जब ज़रूरत है तब नहीं मिला है और बाद में जाके मिलेगा तो कोई मतलब नहीं ना, और आइडियली हमारे पास पड़ा है वो वैसे ही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी के भी पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो यू कैन switch on your video also and ask your question, e-waste related. Please go ahead. Hello, are these companies which is by recognized by the Pollution Control Board? These companies do recycling based. Uh, uh, they are getting charges. Where they are getting charges? Are they paid by the government or they are getting No, money from the publics? no, they don't. That is a revenue model. So government doesn't pay anything. They collect, they dismantle, sorting करते हैं, then they pass it on, and that product gets sold to the next level, and from that they get the money. So this is a complete business, and there is a model, business model for this. Yeah. Yes, Chetna. What all is included in e-waste? That's what Chetna is asking. तो जो भी चीज एमएससीबी पे, लाइट पे या बैटरी पे चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंडर आती है, भले वो आपका रिस्ट वॉच हो, डिजिटल वॉच हो, फोन हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाइट गुड्स, ब्राउन गुड्स, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के अंदर आता है। इवन जनरेटर, बैटरीज जो इन्वर्टर में लगता है, पुराना इन्वर्टर, ये सारा, किसी भी कंप्यूटर, टाइप लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी टाइप का केबल। किसी भी टाइप का केबल, घर का आपने रिनोवेशन किया हो, पुराना वायरिंग निकाला है, तो वायरिंग भी मत कचरे में फेंको, उससे भी कॉपर मिलता है, वहां से भी मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो भी आपका ई वेस्ट में जाता है। जो बल्ब रहते हैं जिसके अंदर वो एक ऐसे एक सॉकेट तार, जैसे होते हैं, उसके तार। अंदर बल्ब लगाते हैं, है ना? सो वो भी ई वेस्ट में जाएगा। यस, वो ई वेस्ट में जाता है। अभी आपने ये सवाल पूछा है तो उसमें 3 टाइप है, वो भी मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक Yes. पुराने टाइप के बल्ब बल्ब थे जो 60 वैट, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, येलो कलर का लाइट उसमें से जलता था। तो उसका जो बॉटम है जो होल्डर में लगता है वो एल्यूमिनियम का होता है, Yes. तो दैट कैन बी रिसाइकल्ड वन। ग्लास है, बट वो ग्लास के अंदर जो केमिकल होता है, जब वो ग्लास टूटता है तो वो टॉक्सिक इमिट करता है। एक, उसके बाद में बल्ब का रिप्लेसमेंट आया, CFL, Yeah. जो ट्यूब, बड़ा घर में हम ट्यूबलाइट लगाते थे, उसका होल्डर वाला भी वर्जन आया बाद में। तो वो ट्यूब के अंदर ना गैस घूमता है, It's 9 o'clock. वो टॉक्सिक है, और वो ग्लास डिस्पोजल के लिए गवर्नमेंट को चार्जेस देना पड़ता है। Okay. तो दैट इज अ कॉस्टली अफेयर। Hmm. और जब एलईडी पे आता है जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत मिनिमम चीज है जो रिसाइकल होती है, उसका आउटर बॉडी छोड़ के बाकी कुछ रिसाइकल नहीं होता है। सो उसके भी रिसाइकलिंग के लिए कॉस्ट है, उसको भी रिसाइकलिंग के लिए पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे सुंदरन सर का, आई थिंक सुधाकरन सर का जो सवाल था ना, उसमें एक आंसर यहाँ पे भी आता है। कुछ कुछ चीजें गवर्नमेंट ने खुद के हाथ में रखी हैं कि इसका डिस्पोजल हम ही करेंगे। Hmm. जैसे हमारे घर में पहले टीवी हुआ करते थे बड़े वाले, जिसका बैक एंड बहुत Box. बड़ा, बॉक्स वाला, CRT टीवी बोलते थे जिसको। जैसे कंप्यूटर आए तो उसमें भी वो CRT वाले बड़े बॉक्स आए। Monitor. या तो कैथोड रे वाले जो मॉनिटर्स थे या टीवी थे ना, Hmm. तो उसको जब हम खोलते हैं तो Hmm. उसके अंदर से भी गैस निकलता है, फॉस्फोरस निकलता है, और ग्लास का आइडियली रिसाइकलिंग अलग पर्पज से होता है। तो ये 3 चीजें जो हैं, और काफी होगा, मुझे 3 या 5 ही मालूम है, वो चीजें डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती हैं और गवर्नमेंट ही उसको डिस्पोज करता है। Okay.
तो बाकी किसी भी रिसाइकलर को अथॉरिटी नहीं है उसको डिस्पोज करने की, हम्म जो सो पासबुक एंट्री। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जब भी कोई कलेक्शन होता है, जो मंथली कलेक्शन हो या कोई भी, लाइक एनीबडी इन इंडिया, मैंने आज तक उनके फ्लायर्स जब पढ़े हैं उसके अंदर एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ट्यूबलाइट्स बल्ब्स आर नॉट टेकन, है ना? तो क्योंकि ये उनके इनकी, बिजनेस मॉडल में वो लॉस बन जाता है ना। सो वो जो है, और ट्यूबलाइट एक समय मतलब चलेगी, लेकिन एक समय के बाद तो वो भी चलना बंद हो जाती है, और Yes. बल्ब्स भी जब एक समय के बाद चलना बंद हो जाते हैं, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट है, लेकिन उसका कैसे डिस्पोजल हो, करेक्ट? नहीं, उसका डिस्पोजल एंड यूजर ने करना है, वो तो जरूर है। रिसाइकलर एज पर इंडियन गवर्नमेंट वो डिनाई नहीं कर सकता है। बट दे डिनाई ओपनली, दे ओपनली रिफ्यूज। डिनाई, क्योंकि उसका कोई जाके कंप्लेंट नहीं करता है ना। या अगर हम करें तो, अगर मैं करूं उनका कंप्लेंट, तो किससे करना चाहिए? सीपीसीबी से? यस, ऑलराइट। एमपीसीबी बोर्ड से कर सकते हैं, सीपीसीबी से कर सकते हैं। अगेन वो गवर्नमेंट ऑफिस है, हम्म रिप्लाई कब आएगा, कोई बात एक्शन कब होगा, नहीं। बट आपका रिक्वेस्ट तो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, सो जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, गाइस रिमेम्बर, अगर आपने आपके एरिया में कोई भी ये कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन, ये जो ऐसा कोई फ्लायर देखा और अगर उसमें लिखा है ट्यूबलाइट एंड बल्ब्स नॉट एक्सेप्टेड, तो तुरंत उस फ्लायर का पिक्चर लीजिए और सीपीसीबी में कंप्लेन करिए, बिकॉज दे शुड कलेक्ट एवरीथिंग, है ना? नाउ द अदर थिंग और इज, आशीष ये भी बताइए कि उसका सही तरीका क्या है डिस्पोज करने का, क्योंकि उसका कांच पतला है एंड उसके अंदर थोड़े कंपोनेंट है, फिलामेंट है, वो सब कुछ है। सो व्हाट इज द राइट वे? नहीं, आइडियली देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनता है वो किसी ना किसी मेटल की प्रोसेस थ्रू जाता है। प्लास्टिक होगा, कवरिंग होगा, एल्यूमिनियम होगा, ये सारा चीज, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि वो मेटल अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया होगा। या बट वो मेटल जो है वो मैकेनिकल, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉनिक्स की ना, इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है। गाड़ी का ब्रेक आपका घिस घिस के कम हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, ब्रेक नहीं लगेगा, आप नया ब्रेक पैड लगवा लोगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, सो उसमें कोई डिग्रेड नहीं होता है। बस यहाँ पे उसका पर्पज अलग है, तो यहाँ पे 24 कैरेट का गोल्ड जरूर इस्तेमाल नहीं होगा, बेसिक वाला होगा, लेकिन होगा। अगर यही मेटल हम वापस रीयूज में लाएंगे कहीं ना कहीं पे, तो वो काम में आएगा और वो आइडियली कहीं पे पड़ा नहीं रहेगा। तो प्रोसेस वही है कि ये जो 3 स्टेजेस हैं, पहला हो गया डिसमेंटलर, दूसरा हो गया वो सारा सॉर्टिंग करने वाला, और तीसरा जो एक्चुअल मेटल को, जैसे अगर केमिस्ट्री बचपन में किसी को याद है तो कैथोड और एनोड रे होता है। तो यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर दे तो एक प्लेट पे एल्यूमिनियम चढ़ता है, एक पे कॉपर चढ़ता है। वो सिमिलर प्रोसेस से वो एक केमिकल लैब वहाँ पे होता है जहाँ से ये सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं और फिर वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो कॉपर के लिए अलग प्रोसेस है, गोल्ड के लिए अलग प्रोसेस है, सिमिलरली हर मेटल के लिए। अभी ये थर्ड लेयर तक जाएगा तब ये लेवल पे वो आएगा, और उसके बाद में वो मेटल रीयूज में लाया जाएगा। तो अभी ये पूरा चेन जो है वो हम एक लेवल तक ट्रेस कर सकते हैं, उसके आगे तो ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास बस इतना हो कि बाबा ये ऑथेंटिक है और आगे जाना चाहिए। सेकेंडली, और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे 3 लेयर हैं और हर किसी के पास अपना अपना लाइसेंस है और उससे वो फॉलो करना है। तो सिमिलर वे पे जब जब भी आपने ई वेस्ट कलेक्शन कैंप रन किया है, क्या आपने वो गिना है? आपने कितना क्वांटिटी का क्या प्रोडक्ट लिया है? नहीं तो टोटली आपने कितना केजी का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसको हैंड ओवर किया? जैसे पासबुक है, उससे उसने आपको वो डिस्पोजल का सर्टिफिकेट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके। इन करेक्ट वे इट हैज बीन डिस्पोज्ड। अगर वो सर्टिफिकेट देने से डिनाई कर रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है। ओके, तो दिस ऑल्सो यू मस्ट ऑल रिमेम्बर कि अगर आपने कहीं पे ई वेस्ट दिया है तो आपको उससे, उस ई वेस्ट डिस्पोजल, लाइक करेक्ट डिस्पोजल का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। सो अब आप अपने अब तक जो कर लिया है उसके लोगों को कांटेक्ट करिए और देखिए, इफ दे आर गिविंग यू द सर्टिफिकेट और दे हैव द सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है यू शुड नॉट गो अहेड विद देम नेक्स्ट टाइम, एंड आस्क द क्वेश्चन कि क्यों आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, और आपने कहाँ
क्या किया है मेरे ई वेस्ट का। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने कहीं पे ले जाके कहीं जंगल में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कोई और देख नहीं सकता डंप कर दिया। और उनका जो भी वो चेक बॉक्स था कि हमने इतना कलेक्शन करना था वो फोटो खींच के हो गया। सो बिवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। मुझे हम सब लोगों को सेम क्वेश्चन होगा कि लाइक मैं जो पूछ रही हूँ बल्ब ट्यूबलाइट्स, क्या उसका कोई अ, वो है प्रोसेसर या रिसाइकलर या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हम उन्हें भेज सके। नहीं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही जाता है। तो हमें दिल्ली में किसको जाता भेजना है वो। चाहिए। नहीं, वो आप यहाँ से कुरियर करेंगे, वो करेंगे, वो प्रोसेस लंबा है। सो जो लोकल रिसाइकलिंग या डिसमेंटलर है, उसके पास वो उसके प्रोसेस थ्रू निकल जाएगा। बट वो तो कलेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, जो एक्सेप्ट करता है आप उसी को बुलाइए ना। हम्म। आइडियली, फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंपल सी बात है, मैं अगर ई वेस्ट का कैंप रन करता हूँ एज अ बिजनेस, हम्म। सोशल कॉज 2 मिनट साइड के लिए साइड में रखते हैं, मुझे आपके यहाँ से 100 kg का ई वेस्ट मिला हम्म। और 20 kg का ये बल्ब और ट्यूबलाइट मिला। सो हम्म। 100 kg बेच के समझो मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है। हम्म। और ये 20 kg बेचने के लिए मुझे 2,000 का खर्चा है। हम्म। तो भाई मेरा प्रॉफिट 10,000 से 8,000 हो गया ना। मैं ना क्यों बोलूं? हम्म। कल आप मुझे वापस बुलाओगे ना, मैं ईयर ऑन ईयर मेरा कैलकुलेशन देखूं कि वन टाइम देखूं। हम्म। तो ये भी एक चैलेंज है ना। वी हैव टू फाइंड दोज पीपल जो यस, एक्सेप्ट करते हैं। गुड। करेक्ट। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस। मुझे लगा ईबीएस के लिए तो बहुत क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपने बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ समझा दिया। सो सो Yeah, I have a यस, simple question. यस मोनिका। That is कि मतलब आम क्वेश्चन आई थिंक एवरीबडी हैज दैट इशू। जैसे हम लोग खरीदते हैं मोबाइल फोन्स हार्डली इट कैन बी यूज फॉर 5 to 6 years एट द मैक्स। तो करेक्ट। उसके बाद जब मतलब हम लोग देखते हैं ऑनलाइन में कि ये एक्सचेंज में आपको ये वाला फोन मिल जाए, वो वाला फोन मिल जाए, एंड देन जब वो हम लोग फाइनली वी डिसाइड ओके ठीक है, उसको हम लोग देते हैं वो फैक्ट्री रीसेट करके, then we give it to the person who comes for collection in exchange of giving us another phone। तो तभी क्या होता है कि that person comes and says कि नहीं नहीं नहीं, ये फोन तो हम ले नहीं सकते हैं, करेक्ट। इसमें वो बैटरी फुल गया, ये कुछ हो गया, बट वी कैन नॉट सी दैट बैटरी फुल गया एंड ऑल समथिंग दोज पीपल, बट वी वर यूजिंग इट टिल देन इट वाज परफेक्ट। तो इट वाज नॉट इवन गेटिंग हॉट नाइदर एनीथिंग, बट फिर भी वो लोग दे रिफ्यूज एंड दे डोंट एक्सेप्ट दोज। सो ये सारे चीज के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एंड ये फिर वो हमारे पास ही रह जाता है इफ दे रिफ्यूज ऑफ नॉट एक्सचेंजिंग दैट थिंग। बट यूजुअली तो ये तो होना चाहिए ना। ईपीआर में तो ये बोलते हैं कि इफ योर फोन इज नॉट वर्किंग और इट हैज टू गो बैक टू देम। यस। तो इसका क्या ये है सॉल्यूशंस? आइडियली अगर आप उस कंपनी के सर्विस सेंटर में जाके वो फोन को उनको दे सकते हैं। जैसे एप्पल का क्लियर पॉलिसी है, आपका कोई भी पुराना प्रोडक्ट है तो वो ई वेस्ट एज एन ई वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। एक। दूसरा, जब हम कैशिफाई या सिमिलर वेबसाइट्स पे जाते हैं तो उनका कोर पर्पस ट्रेडिंग है। हम्म। तो वो देखेगा कि मैं 100 का चीज 50 में कैसे खरीदूं। तो वो आपको बोलेगा, या तो मैंने आपको ऑफर किया था 2,000 रुपये इस फोन का, इसमें इतने सारे डिफेक्ट है तो मैं आपको 500 या 1,000 ही दे सकता हूँ। तो उसका बाइंग कॉस्ट, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गया। तो उसके लिए वो आपके फोन में खोट तो जरूर निकालेंगे। वो इंस्पेक्शन वाला बंदा भेजते हैं ताकि वो जाके बराबर से बोले कि हाँ हाँ ये 2-3 इशू हैं। और अभी तो उनको वो रट चुके हैं, उनको मालूम है क्या क्या चीज जनरली होता है, वही आपको बोलते हैं। आप जैसे बोला, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले तो फोन गर्म नहीं हो रहा था, मेरी बैटरी तो फुल ही नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन उसने वो कहाँ से आइडेंटिफाई किया? आइडियली वो रिजेक्ट कर रहा है तो ठीक है, आप लोकल स्टोर में किसी के पास जाओ, उसके पास से उसका रिपेयर का खर्चा निकालो। अगर कैशिफाई आपको 3,000 रुपये दे रहा है उस फोन का आइडियली, और उसको आपको रिपेयर करवा के समझो 1,200-1,500 रुपये लग रहा है, 1,500 खर्चा करके अगर 3,000 मिल रहा है तो आप फिर भी 1,500 रुपये प्रॉफिट में हो।
और अगर नहीं मिल रहा है तो 1500 खर्चा करके वो किसी को यूज करने के लिए दे दो, कैशिफाई पे 3000 में बेचने से। सो मैं बोलने का मतलब यह है कि दोनों तीनों ऑप्शंस हैं, जो आपको सही लगे उसमें से आप यूज उसमें चूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला कि जो आपने बोला वो बात भी सही है कि जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, जिसे ओईएम कहा जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसका जिम्मेदारी है वो ई वेस्ट को डिस्पोज करना। अभी रेडमी का फोन है, वन प्लस का फोन है, आता चाइना से है, हम एज अ कंज्यूमर एक एक चीज खरीदते हैं, हम कितना कॉस्ट बेयर करके वो ओईएम तक वापस पहुंचाएंगे? क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ सेल्स स्टोर्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरर तो है नहीं कोई, वो स्टोर यहाँ को पे बनाना यूजुअली पड़ता है। असेंबल होता है, सारे चीज तो चाइना से ही आते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं, असेंबल। वो तो है ही। बट कर फिर भी दिस ईपीआर वाले जो सीन है, ये लोग अभी जो केसेस चल भी रहा है ईपीआर में, जो कैरियर भी अभी आ गया उनके लाइन पर, तो व्हाट दे से कि हम लोग अभी ये जो रिसाइकलर्स है वो जो मिडल मैन है रादर, वो लोग वो सर्टिफिकेट्स उनको भी बेचते हैं, हमसे भी पैसा ले लेते हैं, सो समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। ये क्या ये है, एक व्हाट इज। सिंपल सी जो आपने बोला उसमें एक पॉइंट ऐसा है कि वो सर्टिफिकेट बेच नहीं सकते, अगर वो बेच रहे हैं तो इलीगल काम कर रहे हैं। हम्म आपने जो प्रोडक्ट या चीजें उनको दी हैं, उनका उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्पोज किया, उसका एक सर्टिफिकेट, मतलब उसका पूरा अथॉरिटी, वो जिम्मेदारी खुद पे ले रहा है। हम्म अगर उसका गवर्नमेंट बुक्स में, मैं वही एक शेयर करना चाहता था, जब भी आपको ईवीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मिलेगा एक ए4 साइज का सर्टिफिकेट जिसपे लिखा होगा कि आपका 200 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो भी है, वो ईवीएस प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो चुका है। सेकेंडली 3 कॉपीज आता है, पिंक, येलो एंड ग्रीन। वो पेपर पे पासबुक में एंट्री हुआ है गवर्नमेंट के, उसका एक्नॉलेज रहता है। वेरी गुड, गुड पॉइंट। तो अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो उसका गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है। या तो एक पहला प्रोसेस, आप कलेक्शन, आपके पास में आपने 10 मोबाइल, 4 लैपटॉप, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन दिया है, एक नोट आप बना के दो कि, और उसका वजन करके दो कि भाई आपको वो 100 केजी, 200 केजी वाला जो बैटरी ऑपरेटेड क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन, वो आपको रेंट पे भी मिल जाएगा, 200-500 रुपये रेंट लेगा एक दिन का। चीज़ों का आप कैलकुलेट करो, कितना वेट दिया, कितना क्वांटिटी दिया, और फिर उसके पास से आप पासबुक से एंट्री मंगवाओ। ठीक है, चलो आपने मोबाइल का वायर कितना गिनते बैठोगे, ठीक है, एक बॉक्स रेडी करो, बॉक्स में पूरा मोबाइल वायर सॉर्ट आउट करो, चार्जर, केबल, ठीक है, चलो मिक्स कर दो, और उसका टोटल वेट करो कि हमने आपको 10 किलो का मोबाइल का वायर्स दिया है। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से ये चैलेंज है, अवेयरनेस रहेगा तो आप सामने वाले को, और वो भी तो उसका डॉक्यूमेंटेशन और वो सब झंझट में, आया दिन गया, मैं उठाया मटेरियल ले गया, बात खत्म। कोई हाँ। पूछ नहीं रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो जवाब देगा नहीं। तो बट ये ईपीआर की मतलब तो हम ये समझते हैं ना कि हम अगर कोई कोई भी प्रोडक्ट्स हमने लिया है किसी से, सैमसंग हो गया या कैरियर हो गया या कुछ भी, वॉट एवर, तो इट हैज टू गो टू देम ओनली। कोई मिडिल पर्सन अगर उसको उनके पास से अगर हमें ये मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, सो दैट इज नॉट ऑथेंटिक आई सपोज, हमें तो उनके तरफ से मिलना चाहिए। नहीं, उनके पास वो जाएगा नहीं, जैसे मैंने पूरा प्रोसेस अभी समझाया ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो हम अभी ग्लोबल इशू पे है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, लैंडफिल, लिक्विड एयर पॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से होता है। अभी ये ओईएम तक नहीं पहुंचा, ये हम पकड़ के बैठेंगे तो वो सारा चीज हमारे घर में या किसी लैंडफिल में जाएगा। जहां तक हम उसको मिनिमल कर सकते हैं, जहां पे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा इंटेंशन वही है। क्योंकि वो सैमसंग का फोन सैमसंग के पास पहुंचे, उसके लिए जो एफर्ट्स और टाइम देना है, वो शायद हर किसी के पास ना हो। आप और मैं ये सोचते हैं कि बराबर है, ये सैमसंग के पास ही जाना चाहिए, लेकिन करोड़ों में से 2 लोग सोच रहे हैं ऐसा, बाकी लोग तो लैंडफिल में ही डाल रहे हैं। वो तो है, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा अगर पीपल दे करेक्ट। रिफ्यूज। तो अल्टीमेटली हमें देखना ये है कि हाँ। उसमें से जो कॉपर यूज हुआ है, उसमें जो एल्यूमिनियम लगा है, जो गोल्ड लगा है, वो कैसे रीयूज में आए। ठीक हम्म है,
रिस्पेक्टिव ऑफ ओईएम, कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो। और एक चीज ये देखा जाता है कि इफ वी गिव इट टू द मतलब कोई भी कबाड़ी वाला अगर लेके चला जाता है या रिसाइकलर भी, यूजुअली दे आर नॉट द फॉर्मल वंस। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई एक जगह पे लेके जाके एंड दे हैमर इट, उनका जो हाँ, मतलब का चीज है वो लेके, बाकी दे थ्रो इट इन द लैंडफिल ओनली। करेक्ट तो करेक्ट। ये भी तो मतलब दीज थिंग्स नीड्स टू बी रेगुलेटेड ना, कि भाई उसमें तो और भी मेटल्स है, उनकी जो मतलब है द वेंडर जिनका जो चाहिए, जो चीज चाहिए वो वही चीज ले रहे हैं, बाकी ही इज जस्ट डिस्पोजिंग इट, डिस्पोजल कर रहा है। करेक्ट सो दैट इज ऑल्सो हार्मिंग एंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है, उसमें से भी लीचेस निकल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। उसमें एक आपके लिए मतलब एक पूना में जो स्वच्छ करके है ना, वो हम्म। काफी ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, बस आपको सर्टिफिकेशन पे ध्यान देना है। ओके। क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। जो ये सारा प्रोसेस है वो सब बैकएंड पे वो करते हैं। आउन में ऑफिस है, अपना तिलक रोड में स्वारगेट के पास उनका ऑफिस है। स्वारगेट पे बैक ऑफिस है। उसका जो डंप यार्ड है वो यहाँ पे आउन में भी है, और आई थिंक हड़पसर में भी है। तो जब आप उनको बुला रहे हैं कलेक्शन के लिए, तो उनसे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वाला पार्ट अगर आप ले लो तो काम आसान हो जाएगा। इसमें एक मैडम आपने जो बोला ना मोनिका मैडम, उसमें एक एडिशनल एक पॉइंट अभी ध्यान में आया, तो वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, हमें अवेयर होना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, Yeah. है ना। सो अगर आपने सुना होगा कंपैटिबल प्रोडक्ट्स, जैसे प्रिंटर का कार्ट्रिज है, टोनर है, तो ओरिजिनल जो टोनर है वो 7 से 9 बार, 7 to 9 टाइम्स वो रिफिल हो सकता है। हम्म। लेकिन कंपैटिबल है तो सिर्फ एक बार यूज होता है, यूज एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट है। तो उसमें प्लास्टिक, मेटल, सारा चीज आ जाता है। जस्ट एक एग्जांपल। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब भी, और ये मेरी बिजनेस के रिलेटेड है, कमर्शियल एंगल से नहीं, जेन्युइन एंगल से बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे दो प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है कंज्यूमर सीरीज का प्रोडक्ट, दूसरा आता है कमर्शियल सीरीज का प्रोडक्ट। टीवी में भी आता है और लैपटॉप्स में भी आता है, डेस्कटॉप्स में भी आता है। तो इसका एक बैक साइड में जो वर्किंग होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का लाइफ होता है। इट इज ओके। अराउंड 5, 7 to 10 years। अभी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, टीवी हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो पार्ट्स यूज होते हैं उसका यूजिंग का कैलकुलेशन होता है डेली 4 घंटा और 5 साल चले, वो हिसाब से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी हर किसी के यूज से, सैटरडे संडे यूज नहीं किया, अब इतना माइक्रो मैनेज तो हम कर नहीं सकते, तो वो 3 साल, 5 साल, 7 साल चल जाता है। इंसिडेंटली किसी का 4 साल में बंद भी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक कमर्शियल सीरीज का जो लैपटॉप, डेस्कटॉप या कंप्यूटर बनता है, उसका कैलकुलेशन होता है कि डेली 18 घंटा, डेली 18 आवर्स, और वो 5 से 7 साल चले। ओके। तो उसमें यूज किया हुआ जो कंपोनेंट है वो भी उसी तरीके से यूज होता है। हम जितना देखते हैं कि कैरी करने के लिए हमें लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, हमें एकदम हल्का पतला लैपटॉप चाहिए, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन भी आता है। कंपनी को, ओईएम को मैन्युफैक्चर करने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट नॉन रिपेयरेबल मोड पे निकल जाते हैं बाद में। ठीक है, हम एज अ बाय कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं करके हम वो, भले वो चीज 50,000 का हमें 90,000 में मिल रहा है, 50,000 का चीज हम 90,000 में भी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में जाके उसका अपग्रेड, रिपेयर पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। सिमिलरली, अब जब भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का है। अभी मोबाइल में कमर्शियल और कंज्यूमर सीरीज नहीं है, मोबाइल मोबाइल है, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप में ये है। और कंपोनेंट का जैसे क्वालिटी चेंज होता है, तो कंज्यूमर सीरीज का लैपटॉप, फर्स्ट थिंग, उसका एस्थेटिक्स बहुत अच्छा होता है जो देख के सामने वाले को पसंद आ जाए। दूसरा, वो कॉस्ट में कम रहता है। और कमर्शियल सीरीज का दिखने में वो ऐसा थोड़ा सा डिब्बा दिखता है, थोड़ा हेवी रहता है, वजन ज्यादा रहता है, और उसका कॉस्ट भी ज्यादा रहता है। तो अल्टीमेटली एज अ बायर हम देखते हैं कि 3, 5 साल में तो लैपटॉप चेंज करना ही पड़ता है। तो 50,000 क्यों ले, 45,000 वाला ले लेते हैं, 5,000 तो बच जाएगा।
तो हम Yeah. बाइंग के टाइम से ही ई वेस्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। Exactly. तो अगर हम ये 5,000 रुपए के पीछे ना देख के वो एडिशनल डाल के, सिमिलरली कंज्यूमर सीरीज के सारे सिस्टम्स आपको डेल के स्टोर में, विजय सेल्स में, क्रोमा में, अमेजोन पे मिल जाएंगे। कमर्शियल सीरीज ऑनलाइन या किसी भी रिटेल स्टोर में नहीं बिकता है, वो आपको लोकल चैनल, मतलब जो डीलर है या जो रिटेलर है ऑथोराइज, उसके पास जाके ही खरीदना पड़ता है। Yeah. तो वो आपको देखने के लिए बाहर नहीं मिलेगा। अरे मैं उधर स्टोर में देख के आया था, वो तुम्हारे पास है क्या? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चैनल थ्रू ही बिकता है। जैसे कॉरपोरेट्स में जाता है, तो कॉरपोरेट वही वाला कंज्यूमर सीरीज नहीं, वो कमर्शियल सीरीज ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनका स्टाफ उसे कम से कम 10 से 12 घंटा यूज करने वाला है और उसको 3 से 5 साल वो चलना चाहिए। हम्म। मैंने भी तो कॉस्ट है, वो बार बार उसमें एसेट में पैसा नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपके पॉइंट से मुझे याद आया। Okay. मैंने आपका बहुत सारा टाइम लिया। नहीं, एक छोटा सा स्टोरी। बहुत ही वैलिड ये है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती है। तो Exactly. ये जैसे कि एक बहुत ही अनरिलेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़े दिन पहले मुझे एक दुकान वाले के साथ डिस्कशन हो रहा था पार्ले जी का। तो उस दुकान वाले ने मुझे ये बात बताई कि पार्ले जी के दो तरीके के पार्ले जी होते हैं। एक तो जो रेगुलर घर के लोग यूज करते हैं, और जो दूसरे जो रेस्टोरेंट और दुकान वाले यूज करते हैं, उसका साइज अलग रहता है। आई डेंट नो, मतलब इतने सालों से पार्ले जी देखा है, खाया है, बच्चों ने खाया है, लेकिन आई जस्ट डिडंट नो, मुझे अभी पता चला। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब आपको कुछ नई चीज पता चली, और जो एक आपके इमेजिनेशन में भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में वो डेफिनेटली होगा वैसा कुछ। ऐसा होना चाहिए। एसी भी हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो हमें तो हाउस होल्ड वाला ही एसी देते, कमर्शियल वाला तो नहीं देते, वो वाला पॉइंट नहीं देते हैं। तो करेक्ट। हम लोग को वही ये करना है कि हमें कितना घंटा एसी चलाना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट देन वी थिंक अच्छा ठीक है, मुझे फिर ये वाला चल जाएगा, वो वाला लेना है इन दैट केस। सो आई थिंक ऐसा करके दिन द कंपोनेंट्स उसका हिसाब से उसकी वो उसका जो ये भी बना हुआ है, मदरबोर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ जो भी बना हुआ है उसमें, आईसी वाईसी जो भी दिया हुआ है, वो भी काफी उसी की थोड़ा सा मतलब ये वाला क्वालिटी वाला ये रहता है, सो दैट इट डजंट करेक्ट। गेट दिस थिंग बर्न आउट, करेक्ट। करेक्ट। या जल्दी खराब ना हो जाए। ओके। एक एक छोटा सा मेरा, मतलब और किसी को सवाल है तो पहले वो मैं एड्रेस करता हूँ। मुझे एक शेयर करना है एक छोटी चीज। शेयर करिए आप। तो मैंने एक चैट बॉक्स में एक फोटो भेजा है। एग्जैक्टली उसी के बारे में मुझे भी पूछना था, बताइए सबको। सो ये जो, हेलो। यस सर। आशीष मेरा नाम अखलाक है, मैं भोपाल से हूँ हाँ हाँ। और सर्च एम्बेसडर हूँ, है ना। ओके। मेरे कंपनी के 6 कैंपस हैं। ओके। हमने अपने कैंपस में कुछ वेस्ट मटेरियल से वेस्ट वंडर पार्क बनाया था, तो मेरे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनने कहा कि अखलाक तुम ई वेस्ट पे रिसर्च करो। अब हम्म। ये मेरे लिए बिल्कुल जीरो नील नॉलेज वाली चीज़ है, तो ये गॉड गिफ्ट गए या गॉड की तरफ से एक वे मिल गया कि आज मैम ने यही सेशन रखा है। तो वही पूछना चाह रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक में ही काफ़ी वेस्ट निकलता है सबसे ज़्यादा। तो एसेसरीज मैंने देखी जब मैंने आपका आवाज गया सर बीच में। अखलाक, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हम। अच्छा, आई थिंक कुछ लाइट या कुछ हो गया होगा। गड़बड़। विल जॉइन अगेन। मैं तब तक ये शेयर करूं जो या या फोटो सर। मैंने भेजा है Yeah, चैट में। I want to say something. क्या आवाज़ आ रही है अब? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। राइट। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। ई कैसे वेस्ट। रिसर्च करें, क्योंकि हमारे खुद के ही काफ़ी मटेरियल निकलता है। एसेसरीज बहुत ज़्यादा निकलती है, जैसे माउस है, उसके वायर से छोटे मोटे, हम्म। जितना आपने बताया। एक ईबेस में तो ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई इसमें सिल्वर और गोल्ड निकल रहा है बस। तो ओके। सिल्वर तो को। कहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर मैं आपसे पर्सनल कांटेक्ट करूंगा, हो सके तो विजिट करूंगा मैं। मुझे रिपोर्ट देना है इंडस्ट्री। हम में एक प्लॉट है हम लोग का, तो वहाँ वो हमारे सर चाह रहे हैं कि ई वेस्ट पे कुछ काम किया जाए। दैट्स इट।
सो बेसिकली आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो भी मल्टीपल लोकेशंस हैं वहाँ के जो आईटी मैनेजर्स हैं आप उनसे बात कीजिए। रीजन, क्योंकि आईटी का जो वेस्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है कंप्यूटर लैपटॉप, क्योंकि वो एब्सोल्यूट हो जाता है तो आपको फोर्सफुली वो रिप्लेस करना पड़ता है। सेकेंडली आपकी कंपनी में प्रोक्योरमेंट हेड रहेगा, तो आप उसके टच में आइए कि आप प्रोक्योर क्या कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर और लैपटॉप में भी कमर्शियल और कंज्यूमर का ऑप्शन होता है, वैसे लाइट फिटिंग में भी कमर्शियल लाइट फिटिंग और कंज्यूमर लाइट फिटिंग होता है। अगर हम घर में जो ट्यूब लगाते हैं वो ऑफिस में नहीं लगाते, जो ऑफिस में 2x2 का टाइल लगाते हैं वो हम घर में नहीं लगाते। सो उसमें भी डिफरेंस है। सो वो प्रोक्योर क्या कर रहा है। जैसे अगर आपके ऑफिस में डेल का इंस्पिरॉन या एचपी का कोई भी नॉर्मल मॉडल है, पेविलियन नहीं है, तो वो कंज्यूमर सीरीज का है। तो आप आपका पैसा तो डाल रहे हो लेकिन गलत जगह पे डाल रहे हो। दूसरा, आईटी एसेट जो है आपका, आपका आईटी मैनेजर आपको एक एसेट रिपोर्ट बना के देगा, मेरे पास कौन से सिस्टम्स है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो खरीदा कब है, उसका लाइफ स्पैन क्या है। और कंपनी का अगर पॉलिसी है कि 3 साल में 5 साल में हमें रिप्लेस करना है, तो हमारे पास रिप्लेस करने के लिए डाउन द लाइन कितने प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। एक। सेकेंडली, सबसे ज्यादा होता है कि एक्सेसरीज खराब होती है, जैसे हेडफोन है, जैसे माइक, आपका माउस है या कीबोर्ड है, मिस हैंडलिंग की वजह से वो खराब हो जाता है। तो अगर एक छोटा सा डूज एंड डोंट्स का अवेयरनेस कैंप, मैं आपके साथ, मेरे पास डू एंड डोंट का पूरा पीपीटी रेडी है, आपको टाइम है मैं ऑनलाइन आपको एक बार वो पूरा पीपीटी एक्सप्लेन करूंगा। आप वही पीपीसी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से काम है। आप पूरा वो सबके साथ एक अवेयरनेस कैंप लीजिए कि किस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स फेल हो रहे हैं। कंपनी का लॉस हो रहा है, 2 रुपया खर्च हो रहा है, वो इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये है कि कचरा नहीं रेडी होना चाहिए हमारी वजह से। Yeah. तो वो हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आपका एक एनालिसिस रिपोर्ट बनेगा, हम प्रोक्योर क्या कर रहे हैं, हमारा आईटी मैनेजर क्या कर रहा है, और आपके पास भी मेंटेनेंस मैनेजर होगा लोकेशन वाइज। तो वो आपको देगा कि सर हमारे कंपनी में ये सबसे ज्यादा रिजेक्शन निकलता है, इस चीज में हमारा बार बार मेंटेनेंस निकलता है, तो वो क्यों निकलता है, उसके रूट कॉज पे जाएंगे तो भी आपका ई वेस्ट कम हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको और कोई डिटेल में हेल्प लगे तो वो मैं आपको बाद में 1 to 1 बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली और किसी आशीष, जो हाँ। ये डूज एंड डोंट्स हैं वो तो आप सबको बता ही सकते हैं, और मे बी जिस दिन आपको कभी और टाइम रहेगा तो हम एक स्पेशली डूज एंड डोंट का सेशन रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सीखना जरूरी है। जब भी आपके पास नेक्स्ट टाइम रहेगा तो हम वो जरूर करना चाहेंगे। जरूर जरूर, वो हम कॉरपोरेट्स के लिए और जो हमारा एएमसी कस्टमर्स है उनके लिए करते ही हैं। क्योंकि हम तो, हमें एएमसी दे के उनका तो काम हो गया, अभी तुम देखो, लेकिन मेरा इंजीनियर आपके पास आने तक आपका जो रिसोर्स आइडियल बैठा है, आप मुझे रिपेयर के लिए 500 1000 रुपए दे रहे हो, उसका सैलरी कितना है पर मिनट पर आवर। आप 1000 रुपए का लॉस नहीं कर रहे हैं। अगर उसका 60,000 सैलरी है तो उसका उस घंटे का अगर 200 रुपया 500 रुपये जा रहा है, तो आपका आइडियली मेरा 1000 और उसका 500 1500 रुपये का लॉस हो रहा है। ये सोचो। ये हम लोग इसीलिए वो डूज एंड डोंट्स का हम लोगों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि उन्हें वो अवेयरनेस आए, ताकि डाउन टाइम कम हो। और और कुछ शेयर करना चाहता था। यस, सुधाकरन कुछ बोल रहे थे। सुधाकरन, आप डू यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah. Yeah, want to share my experience. I taken my iPhone to a store, Apple store. They said a small speaker issue, but they want to replace the entire screen. It cost 24,000. But I went to I've taken to some other reputed store which is operating on multi brands. They charge only 3,000 rupees. They made it workable. So why this lot of corporates, even the Samsung or whatever the brands so far, even home appliances also, none of the brands they want to sell the new products. They don't want to refurbish the old product. They don't want to service it. Once the life is around 10 years or 5 years or down the line, they want to, even their service personnel, they say that you discard it and go for new one. They're not ready to service it. Once you go to the other network, that is multi-brand network, those people are taking a lot of even laptops, whatever the equipments you see, all the equipments have been
refurbished and they are selling it again to the market, and it is in and around the market. Even whatever the equipments you see, most of the refurbished, and it is inside. That's the strength of India. Correct. So this is a long way it is happening, but there should be some initiation from the government also. So if you see, there'll be a lot of equipments we will be having, but we may not know the proper person who can service it. Correct. So the government should have a procurement policy that or whichever the waste which is discarded waste which we feel is not workable, we should some portal should be there, or some procurement policy should be there from the government, so that they without any damage, if a person road person comes and we give to him, he may throw it upside, or he may break it and take only the copper. Other valuables will be going to the landfill. So that should not be happen for the environmental reasons and for the recycler purpose also. So once these components have been procured from through government or some proper channel, this can be taken by other peoples who want the people. Lot of community may be there, who service community. They can take all the mobiles and they want their spares. They can take it and for take it for use, and whatever the wires or whatever the equipments, components, individual components or whole components. This I think whether it is happening or not in government. Okay. So I will share few things, because whatever you said right now, I have 5 or 4 inputs on that. First thing, I have my, this is the standard hard drive of 1 TB. This is the size. Whenever you are able to see online, you cannot recognize the size actually. So this is my phone. So just to compare, this is the iPhone 12. So this is the size, correct? Now, this hard drive, 5 years back, I bought it for 6,000 rupees. It is a 1 TB hard drive. Few days ago, I bought a 1 TB hard drive for 12,000 rupees, and this is the size. So this is a technical challenge for the OEMs and the service providers, because everyone wants lighter, cheaper, and easy to carry products. So when we have an iPhone 12 Pro Max, I am using a 12 Pro Max. That's why I'm sharing that example. It has a 120 GB of storage. Now iPhone 16 comes with 256 GB of storage minimum. So when as a OEM, Apple company would like to accept my 12 Pro Max for the recycling or for the reusing, but they cannot use its component in any other model. There has to be 12 Pro Max, and that component will be taken out and used in that product only. Now, how many people go back to the company and give their dead phone for a repair or for the recycling? It is a 2% calculation. This is the challenge for the company, because they don't have raw material of that much volume. Plus, their policy, Samsung maybe, it is like sale, new, latest technology. Yeah. What we have done differently from the Apple, than Redmi or OnePlus, how we are best. In that competition, there has to come something new, something latest. And in that challenge, in that race, these products are just lying around. That's why the local vendors who are able to repair these systems, we should go to them and get it repaired. Yeah, there is a trust issue, there is a knowledge issue. What if the product half working, half not, and you go for a repair and it is totally lost? That is also a risk, but that can also happen with a service center of Apple or a Samsung also. Just they will politely say, sir, sorry, we could not repair it. One. There are very much talented vendors, people in India, Jugadu, we can say, who can fix it. But
there is a trust issue again. And the Apple Store, the service, the person who is interacting with us, that is not an engineer. To Yeah. the technical team, we don't have access. We either have access to sales counter or a representative who is representing that store as a receptionist in their service center. The repairing work actually goes behind the bars, and that is not visible or accessible to end user, authorized personals only. So that person who is communicating with you, he knows if I receive 100 phone for repair, 50 gets repair, 50 don't get repair. And customers start shouting that my phone is, you have returned it as it is or unrepaired. So what they do, they simply give you advice to buy back this phone and buy a new phone, because they also get some or the other incentive in that sales, which is apart from direct counter sale, that is sale from service center, repair center. So this is also a commercial model. So what you said, 24,000 for a screen or the speaker, and the other guy did it for 3,000. Yeah, that is possible, and this happens. For example, not to exaggerate, but simply I have some friends who are working with Reliance, Chroma. Even I have some friends who are with Apple Service Center. They simply suggest, if you go to this person, he will repair it. We will directly replace the motherboard. We will cost you 60, 65, 75,000. You go and try with them. They might be able to do it in 10,000, 5,000, or 20,000, whatever the cost is. But still, 60,000 versus 20,000 or 15,000 percentage, it comes down. And why to spend so much money when it can be done in another way? Yeah. So that is, brand there. That is a faceless organization. You don't know whom to fight with. You don't know whom to shout, or you can't do anything. You write a mail, you write a Google review. They don't bother about it. Yeah. In lakhs of emails, our one email, it is easy to ignore. Yeah. I think a lot of policy matters has to be done through government, Yeah. because if you You see said what one mobile phone, government policy, na? one I mobile phone, agree. it consumes 12,500 liters of water. That is what we call Correct. as water footprint. Yes. It is equivalent to 10 years of our drinking water. Correct. A person's drinking water, 10 years drinking water is the phone's cost, what we are paying. Is water, apart from money, it's a water footprint. So Correct. there is no water in the growing population. There is no water. There will be no water for farming. Correct. But a lot of phones has been manufactured and exported from India, and also we are also buying as a national waste or an international waste. We are going for net zero. So I think a lot of refurbishing should be done, and government procurement also should be done. Rather the other way, some what universal models has to be also be there, which I think some mobile company has come up with a universal model that like that they can be replaced. Any spare parts can be replaced for so Yeah. long time. Correct. So Correct. some see in washing machine, what is there? In a washing machine, even for 20 years, its model is almost same. As a marketing gimmick, they are using only for the sake of replacement. They want to make good money. They are making very cheap quality washing machine, and they don't want to replace. Only hardware is very good. Mechanical items are very good. Only small electronic items is not doing good. But they are discarding it, and they want to push the consumer. They want to make the consumers buy more and more, ending up with a lot of waste, e-waste, and also water footprint. A lot of water we are losing it, and uh, many things is going as waste. So I think government procurement or some brands, common brands should come with universal models, so it can last long for 20 years or 25 years. We can support for spares. So those initiatives has to be coming from brand side and also from uh, government There are procurement there are policy. policies which Indian government is making. There is a revised policy on e-waste. It is yet to be finalized or conclude.
it has started in 2019, like what you said, that few things has to be universal, like battery size. So any mobile can be replaced with a similar kind of battery. Like Dell is using different type of charger. So that's now there is a trend of C-type chargers like Nokia, that one charger for everything. So slowly and even globally, that is coming up. But like, what they should do is, and what they realize is a different thing. But what we have realized and what we can do, that is in our hand. So we can reduce that much. So one thing in this session I was about to say with you, but I forgot that point. I will come back to you on that. But that is true that it should be universally, like globally, that should be a policy, and that something has to be done, like computers, laptops, mobiles, and TV, fridge, washing machines. The market competition, and that is a different thing, but it has to be sustainable mainly. I just want to add a point here that when Sudhakaran mentioned government should have some policy. So Sudhakaran, government has a policy and they are promoting Made in India. So let's buy Made in India. And we have to find out which companies will be satisfying the needs that we have, the high tech and all that. And then that EPR, sending it back to China and all those assembly and all those challenges will be taken care of. But again, you need to do your homework and research and then choose the product before making that buying decision. That's very important. Otherwise, like Ashish said, हम खरीदते वक्त ही अपना यूएस बढ़ा रहे हैं. So, Ashish, we are already 40 minutes extra हो गया है, but I would like you to talk about this picture because that was something you told me and it was very unique. Yeah. So there is a small story behind that. I will quickly share. Yes. If you see that picture clearly, there is a monitor, regular computer monitor, and a silver color, that is a laptop, and there is an attached keyboard to it. So in 2014, that this was imported, or customer purchased in America. He used it for 2 to 3 years, and it was a touchscreen laptop. Sometime later, that screen goes like, it shrink to 50%, and right side was blank. And the customer was irritated ki what we should do. He traveled to US with his brother. Company said, sir, buy new one. The fighter, he came back with that laptop. And then after 3 to 4 attempts, we gave up. He said, this is not possible. This is beyond repair. He said, what can be done? How to dispose it? We accept e-waste. You can give it to us. It was lying with us for 2 to 3 months. Then suddenly we came out like, if we remove the screen, what will happen? We removed the screen. We attached a desktop monitor to it. The keyboard was also faulty by the time in the transportation and all. So we add a wireless keyboard, mouse, computer screen, and this is the i7 machine with 12 GB of integrated RAM, 250 GB of SSD, 1 TB of storage, which can be upgraded. RAM can be upgraded to 32 GB, storage can be upgraded to 4 TB, and this is a high-end machine. And now we are just keeping it ideal in our office. This is our Tally and CRM server. तो कस्टमर को यूज नहीं है, एंड वी कुड समहाउ यूज इट. अगर वो चालू नहीं होता तो हमें मालूम है क्या करके उसको चालू करना है, जुगाड़ क्या करना है. कस्टमर को वो नहीं होगा, तो ये झंझट मुझे नहीं चाहिए, मैं नया खरीद रहा हूँ, इसको फेंक दे. तो वी आर यूजिंग इट, एंड वी आर यूजिंग इट सिंस 2015 और 16. इट इज 10 years वर्किंग फाइन. मेरा टैली सर्वर और मेरा CRM ERP सब इसके ऊपर चलता है. वाह, बहुत अच्छा. दिस इज लाइक अ रियल लाइफ एग्जांपल कि कैसे हम जुगाड़ करके क्रिएटिवली कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. वंडरफुल, ऑसम. बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं दैट इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड सेशन. बहुत कुछ सीखा लोगों ने. पीपल एंजॉयड इट. ऑसम. वी लर्न सो मच about e-waste. Thank you, Ashish. Thank you for the extra time. If anyone has any other question, now अब हम उसको आप
चैट पे या ग्रुप में माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस देयर. But at this point of time, we'll have to say goodbye. He also has to go and have dinner. So thank you so much, Ashish. बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ आज सीखना, बात करना. और आप सब लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया. थैंक यू जीशा, एंड थैंक यू अपर्णा. यस, अपर्णा ने कहा है कि ई वेस्ट कलेक्शन का पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जैसा पोस्टर है तो प्लीज शेयर कीजिएगा. सो वी विल फाइंड आउट एंड वी विल शेयर. थैंक यू नेमल, आप सब. मैं मेरा क्लोजिंग एक कोट है, वो कोट मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ. यस प्लीज. कोट पढ़ लीजिए. जो आपका सवाल है कि ई वेस्ट कलेक्शन को पब्लिक मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये कोट आई थिंक सबसे ज्यादा उसको हेल्प कर सकता है. यस. क्योंकि हम हमारे माँ बाप से अर्थ नहीं यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चों से हम बोरो कर रहे हैं उसको. यस. ऐसा वो कोड कहता है. तो अगर हमारे बच्चों को ठीक ठाक रहना है, अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ा करना है, और आगे देखना है कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, ई वेस्ट, कार्बन इमिशन हमारी तरफ से हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. तो मैं वो रीड करती हूँ. ट्रीट द अर्थ वेल. इट वॉज नॉट गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, इट वॉज लोन्ड टू यू बाय योर चिल्ड्रन. वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. सो ये हमें हमेशा याद रखना है, और उसी के हिसाब से हमको अपने हर डिसीजन लेने हैं. हर स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, जितने भी हों, आगे बढ़ाना है. सो रिमेम्बर, आप जस्ट बिकॉज आप टैक्स देते हैं या जस्ट बिकॉज आपके पास अफोर्डेबल डिस्पोजेबल इनकम है, अफोर्डेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जब जो मन चाहे आप खरीद सकते हैं. और नहीं तो आपको अपने घर में किसी कोने में लैंडफिल बनानी होगी अपने खुद के ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए. सो थैंक यू. इट वाज रियली, दिस इज अ डीप मैसेज दैट हम सबको सीखना है और समझना है. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग आशीष, एंड थैंक यू एवरीवन, आप सब लोग जो इतने देर तक. अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे बुलाया, सुना सब लोगों ने, उस सब के लिए भी थैंक यू. सुनने वालों के लिए भी, अपॉर्चुनिटी देने वालों के लिए भी. मोस्ट. और हमें पेशेंस रखा कि 2 घंटे आप मुझे सुन रहे हैं. दैट वाज अमेजिंग. ई वेस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों को सिंपल तरीके से बताना जरूरी है. सो मुझे लगा कि आप वो बहुत अच्छे से बता सकेंगे, इसलिए आपको इनवाइट किया. एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया. थैंक यू एवरीवन. मैं आप सब लोगों के साथ यूट्यूब की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, और यू ऑल कैन वॉच इट अगेन, शेयर इट विद अदर्स, एंड continue joining us every Wednesday for Wednesdays for Waste. Anuja, all your past sessions are in YouTube, or Yes, you, yes, do you have a channel? yes. We have a YouTube channel. Um, you can, I don't have a link here right now, but you can just type Iti Skills School for climate action and you will get it. Are you part of the My Waste, My Responsibility group? I'm in on group, but I don't know which. It is written in Hindi. I don't know. Oh, अच्छा. So, अखलाक या अखलाक, क्या आप वो ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे ग्रुप का? एक सेकेंड. I'll share the link here, and then you can join that.